नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे फर्स्ट ग्रेड के मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1 की टेस्ट सॉल्यूशन करेंगे। इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेज ऐप में मिल चुका है। टोटल आपको 75% दिए थे, 150 अंक का वो टेस्ट था और उसकी रैंक भी ऐप में और टेलीग्राम पे डाल दी गई है। टोटल 150 अंक और 75 क्वेश्चन और 20 जनवरी 2024 को पहला टेस्ट हो चुका है। अब दूसरा टेस्ट आएगा 27 जनवरी 2024 को शाम 5 बजे। उसका सिलेबस जिसने भी फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज ले रखी है उसमें टेस्ट मिल गया आपको, प्लस ऑफलाइन अगर आप कोई विद्यार्थी ऐप में टेस्ट नहीं करना चाहता तो ऑफलाइन प्रिंट निकाल के भी टेस्ट कर सकता है, वो भी हमने डाल दिया, रैंक डाल दी। और अब आपका पहले टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। टेस्ट सॉल्यूशन नंबर 1, 75%, 150 अंक, पूरी हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जितने भी सब टॉपिक है टोटल यहाँ पे कवर करवाए जा रहे हैं। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। जिसने भी टेस्ट सीरीज नहीं लिया है लेके और इसका वीडियो सॉल्यूशन यहाँ देख लें। पहला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा गुप्तकालीन निम्न में से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? क्योंकि हिस्ट्री के अंदर टॉपिक दिया था गुप्तकालीन और मुगल स्थापत्य कला के बारे में, जो लगभग 7 से 8 प्रश्न वो दिए गए हैं। अब इनमें प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? बुमरा का शिव मंदिर है, केरन का विष्णु मंदिर है, तिगवा का विष्णु मंदिर है, जबकि सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। अब यहां से जो टेस्ट आपने दिया उसमें पूरा सॉल्यूशन तथ्य दिया कौन कौन से मध्य प्रदेश के अंदर गुप्तकालीन मंदिर है। यहां भी मैं चर्चा कर लेता हूं। देखो, गुप्त काल के प्रमुख मंदिर, मध्य प्रदेश में स्थित गुप्तकालीन मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, नाचना कुठार का पार्वती मंदिर, एरण का विष्णु मंदिर, खोह का शिव मंदिर, गुमरा का शिव मंदिर और पिपरिया का विष्णु मंदिर। ये इंपॉर्टेंट 6 जो मंदिर है वो मध्य प्रदेश में है। और किस काल में बने? गुप्त काल के अंदर बने थे। किस काल में? गुप्त काल में बने थे। देवगढ़ का दशावतार मंदिर झांसी उत्तर प्रदेश में है, विष्णु को समर्पित है और शिखर युक्त मंदिर का ये पहला डिजाइन देखने को मिलता है। कैसा? शिखर युक्त मंदिर का ये पहला डिजाइन देखने को मिलता है। तो क्लियर होगी बात। तिगवा का विष्णु मंदिर, नाचना कुठार का पार्वती मंदिर, एरण का विष्णु मंदिर, खोए का शिव मंदिर, गुमरा का शिव मंदिर और पिपरिया का विष्णु मंदिर, ये सारे मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन मंदिर है। और विष्णु को समर्पित देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है ये झांसी उत्तर प्रदेश में है। इसकी खासियत ये है कि ये पहला ऐसा मंदिर है जिसपे शिखर है। शिखर ऊपर वाली जो साइड होती है ये शिखर, ये बना हुआ पहला मंदिर का प्रमाण है मिला है। क्लियर है? दूसरा प्रश्न देखो, कौन सा प्रश्न दिया था और आरपीएससी का एग्जामिनर किस प्रकार के फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन देगा उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। पिछले प्रश्न, पिछले 2-3 एग्जाम है उनकी दृष्टि को देखते हुए सारी चीजें क्लियर करते हुए चलेंगे। देखो, गुप्तकालीन साहित्य के बारे में प्रश्न दिया था। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र 5 भागों में बंटा है, बिल्कुल सही है। 12वीं के किरातार्जुनीयम में कुल 18 सर्ग है, ये भी सही है। एम मुंशी ने कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा था। एम मुंशी ने कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा था। क्या ये सही है? गलत है, क्योंकि वीएस स्मिथ ने कहा था। विशु विशुद्ध मग्ग के रचयिता सिद्धसेन है, ये भी गलत है। पढ़ा है आपने, टॉपिक पढ़ा है। अब दूसरा जो टेस्ट होगा उसका कंटेंट में जाके सिलेबस देख लो, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही है। अब पूरी चर्चा करते हैं अपने। देखो, पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। और ये 5 भाग कौन कौन से हैं? पंचतंत्र के 5 भाग है, संधि विग्रह, मित्र भेद, मित्र लाभ, अप्रिय अप्रियक्षाकारिता और लब्ध प्रमाण। ये 5 पंचतंत्र के भाग हैं। किरातार्जुनीयम के लेखक कौन है? भारवी। जो ग्रंथ है किरातार्जुनीयम, इसके लेखक भारवी है। और यह महाभारत के वन पर्व पर आधारित है और इसमें टोटल 18 सर्ग है। दोनों क्लियर होगी बात।
वी.एस. स्मिथ ने कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा है। यह मुंशी ने नहीं कहा, बल्कि वी.एस. स्मिथ ने कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा। विशुद्धि मग के रचयिता है बुद्ध घोष, और नया न्याय अवतार के रचयिता है सिद्धसेन। यानी यहाँ क्वेश्चन क्या था कि यहाँ आपके क्वेश्चन में दोनों असत्य थे, ये दोनों सिद्धसेन और के.एम. मुंशी। तो अब सिद्धसेन के बारे में पता लग गया कि सिद्धसेन ने लिखा था न्यायावतार और बुद्ध घोष ने लिखा था विशुद्धि मग। क्लियर हो गया। और कालिदास को भारत का शेक्सपियर वी.एस. स्मिथ ने कहा था। अगला प्रश्न देखो, जहांगीर ने किस चित्रकार के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की थी? जहांगीर का काल मुगल स्थापत्य कला में चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं। ये तो क्लियर है। कहते हैं कि जहांगीर इतना सिद्धस्त था, खुद इतने चित्र बनाता था, और वो इतना सिद्धस्त था कि बता देता था कि चित्र के अंदर नाक किसने बनाया है, आंखें किसने बनाई है, आंखों पर बोहे किसने बनाए हैं, ये बता देता था। इतना सिद्धस्त था जहांगीर। ठीक है, इतना सिद्धस्त था। तो जहांगीर, हम बात करें 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद बैठा, और 1627 तक इसने राज किया था। चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं। और आगरा में एक चित्रण बनाया था अक्का रिजा के नेतृत्व में बनाया था। इसका मतलब जहांगीर के काल में बहुत सारे क्या थे, चित्रकार थे। कौन कौन से थे उनको साथ साथ में देखते जाना, पढ़ते जाना, इंपॉर्टेंट रहेंगे सारे। पहला प्रश्न, जहांगीर का काल मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल था। मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल था। हेरात के प्रसिद्ध चित्रकार अक्का रिजा, हेरात के प्रसिद्ध चित्रकार अक्का रिजा यानी आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में चित्रशाला स्थापित की। जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकार बिशन दास, गोवर्धन, मनोहर, मिशिकन दास, मंसूर, अक्का रिजा, मोहम्मद नादिर और अबुल हसन थे। ये सारे के सारे चित्रकार किसके दरबार में रहते थे? किसके? जहांगीर के दरबार में। अगला, मुगल काल में स्थित संगीतकारों के बारे में असत्य बताओ। मुगल काल में स्थित संगीतकारों के बारे में असत्य कथन बताना है। देखो, शाहजहां ने लाल खां को गुण समुद्र की उपाधि दी थी, बिल्कुल सही है। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी, बिल्कुल सही है। क्योंकि जो विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, फर्स्ट पेपर के अंदर 40% लाने अनिवार्य है। और मैंने उन विद्यार्थियों को 40% यानी फेल होते देखा है जिन्होंने या तो बहुत ज़्यादा गहराई से तैयारी कर ली है या बिल्कुल नहीं देखा। पर्सन यानी 40% पास होने वाले पर्सन फिक्स आते आते हैं पेपर के अंदर, लेकिन हम नेगेटिव मार्किंग चक्कर में या किसी इस प्रकार के चक्कर में रह जाते हैं कि हम गलत कर बैठे। उसी मुहिम के साथ अब फर्स्ट ग्रेड, जैसे आपको आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर पीडीएफ वगैरह सब उपलब्ध करवाई थी, यहाँ भी हर एक चीज़ आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी। अकबर समय वीणा बजाने में दक्ष था नहीं, वीणा बजाता था औरंगजेब। अकबर क्या बजाता था? नगाड़ा, नगाड़ा बजाता था अकबर। जहांगीर ने गजल गायक गोकी को आनंद खां की उपाधि दी थी। जहांगीर ने गजल गायक गोकी को आनंद खां की उपाधि दी थी। तो इसमें असत्य ये हो जाएगा। अगला देखो, अकबर वाद्य यंत्र नगाड़ा और औरंगजेब क्या बजाता था? वीणा बजाता था। कौन सा गुप्त राजा, कौन सा गुप्त राजा गायक था, कवि था, जिसे सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया, जिसने कृष्ण चरित्र नामक काव्य की रचना की थी और जिसका उल्लेख प्रयाग स्तंभ लेख में हरिसेन ने किया था, जिसे कविराज की उपाधि प्राप्त थी। कविराज की उपाधि भी थी। इतना हिंट मैंने आपको दे दिया। कविराज की उपाधि, खुद जिसने कृष्ण चरित्र नामक काव्य की रचना की थी, जिसका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में हरिसेन ने किया था, जिसको एक सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया था। और कौन सा गुप्त राजा था? और इसे भारत का नेपोलियन भी कहा गया। क्या कहा गया? भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन। इतनी चीजें बताने के बाद तो मेरे हिसाब से आपका उत्तर आ ही गया होगा, और आपका उत्तर वास्तव में समुद्रगुप्त। क्या है? समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न देखो, जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से जल ग्रहण करता है, उसी प्रकार प्रजा से थोड़ा थोड़ा धन ग्रहण करें, यह कथन किस ग्रंथ में वर्णित है? क्योंकि आपके टॉपिक शासकों से नहीं है, बल्कि उनके द्वारा किए गए काम वगैरह इनसे। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से जल ग्रहण करता है,
बिल्कुल करता है। उसी प्रकार प्रजा से थोड़ा थोड़ा धन ग्रहण करें ताकि प्रजा राज्य चल सके, ये लिखा हुआ है कामंदक के नीति सार में। कामंदक के नीति सार में देखो, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र है, जिमुत वाहन का दाया भाग है, और अमर सिंह का अमर कोश है। तो कामंदक के नीति सार के अंदर ये बात लिखी हुई है। एक कथन से इस प्रकार का आपके प्रश्न आता है, कथन से एक आधा प्रश्न फिक्स आता है। ऐसा प्रश्न पिछली बार आया था, निम्न में से कौन सी मुगल इमारत फतेहपुर सिकरी में स्थित नहीं है? आया था कि नहीं आया था? आया था। जामा मस्जिद है, जोधाबाई का महल है, बुलंद दरवाजा है। बुलंद दरवाजा अकबर ने सूरत गुजरात जीत की उपलब्धि में बनवाया था। एक बुलंद दरवाजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे है, जिसका निर्माण मोहम्मद खिलजी ने करवाया था ना। तो बुलंद दरवाजे अलग अलग है। तो उत्तर आ जाएगा कच्छपुरा। कच्छपुरा मस्जिद, कच्छपुरा मस्जिद फतेहपुर सिकरी में नहीं है। तो कहाँ पे है? कच्छपुरा मस्जिद आगरा के अंदर। ठीक है। अब देखो, हुमायूं के समय निर्मित फतेहपुर सिकरी की प्रमुख इमारत, यहाँ इतना अलग है। देखो, ये प्रश्न इतना अलग है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक से दिया है। हुमायूं के समय निर्मित थी आगरा, ये कच्छपुरा मस्जिद है वो हुमायूं के समय निर्मित थी, और ये यहाँ से अलग करना है अपने को। ठीक है, ये इतना है, यहाँ कोमा है, इसके नीचे क्या भाग है ये। फतेहपुर सिकरी की प्रमुख इमारतें कौन कौन सी है? देखो, इस्लाम खां का मकबरा है, बिरबल की कोठी है, पंचमहल है, जामा मस्जिद है, तुर्की सुल्ताना की कोठी है, जोधाबाई का महल है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है, और बुलंद दरवाजा है। 1602 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर द्वारा निर्मित, यानी ये 8 इमारतें, आठों की आठों कहाँ पे है? फतेहपुर सिकरी में। आपको पता होना चाहिए फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में है भाई, और ये उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सिकरी शहर किसने बसाया था? अकबर ने बसाया। और लगभग ये सारी चीजें अकबर की लगभग बनाई हुई है। एक प्रश्न ये बनता है कि मुगलों में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसको कहते हैं? शाहजहां को। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं शाहजहां को। और इसके अंदर देखो, अभी फुल टेस्ट यानी 7 टेस्ट मिलेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, और ऐप के अंदर 13 मेगा टेस्ट मिलेंगे। एक चप्पे चप्पे से प्रश्न उठा के आपको दे दिए जाएंगे। आपका, मैं कहता हूं कि आपने इतने टेस्ट लगा लिए थे ना, तो फर्स्ट पेपर में और पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं, उसके बाद आपको मॉडल पेपर दे देंगे। ठीक है। संभाग व जिले से संबंधित है सत्य बताओ, ये आपके क्लियर हो चुके हैं प्रश्न। अब स्टार्ट हो चुके हैं संभाग व जिले से संबंधित। अब नया पढ़ना है, क्योंकि नए आ गए तो सब पढ़ना है। टोटल संभाग कितने हो गए? 10 संभाग हो गए। कितने? 10 संभाग हो चुके हैं। बीकानेर संभाग में गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, हनुमानगढ़ आता है, सही है। सीकर संभाग में नीम का थाना, चूरू, सीकर, झुंझुनू आता है, ये भी सही है। भरतपुर संभाग में धौलपुर, करौली, भरतपुर, डीग, सवाईमाधोपुर, गंगापुर सिटी आता है, ये भी सही है। उदयपुर संभाग में उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, शाहपुरा, चित्तौड़गढ़ आते हैं, ये गलत है। कारण कि ये जो शाहपुरा है ये अजमेर में आता है। शाहपुरा अजमेर संभाग में आता है। अब 3 संभाग नए कौन से बने ये पढ़ो पहले तो। 3 संभाग, या आप इन्हें कह सकते हैं खंड। 3 संभाग कौन कौन से बने? पाली बना, बांसवाड़ा बना, और सीकर बना। 3 नए संभाग बने और 7 पहले थे। अब टोटलिंग हो गए 10 संभाग हो गए। और ये शाहपुरा कहाँ आता है? अजमेर संभाग के अंदर आता है। देखो, उदयपुर संभाग में 5 जिले आते हैं, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और सलूम्बर। अगला, शाहपुरा किस जिले से सीमा नहीं बनाता है? शाहपुरा जिला जो किससे अलग हुआ है? भीलवाड़ा से अलग हुआ है। शाहपुरा किससे अलग हुआ है? भीलवाड़ा से। तो वो चित्तौड़गढ़ की सीमा नहीं बनाता, केकड़ी की बनाता है, बूंदी की, टोंक की। किसके नहीं बनाता? चित्तौड़गढ़ की सीमा नहीं बनाता। देखो, शाहपुरा जिला केकड़ी, बूंदी, टोंक और भीलवाड़ा की सीमा बनाता है। मैं आपको स्पेशल जिला दर्शन करवा रहा हूँ नाना क्लासेस शिव सर पर, और शाम 9 बजे राजस्थान जीके की क्लास करवा रहा हूँ। वहाँ सारे कॉन्सेप्ट है वो आपकी क्लियर कर रहा हूँ, तो वो वहाँ पे क्लास जरूर देखा करो। सांचौर जिला किस जिले से अलग करके बनाया गया है? तो सांचौर जालोर, सांचौर जालोर, तो सीधी सी बात है जालोर। अब क्या हुआ है कि गुजरात की सीमा पर, ये गुजरात है, राजस्थान के 6 जिले लगते हैं। कितने? 6 जिले, और 1022 किलोमीटर है। अब यहां से बांसवाड़ा,
डूंगरपुर, उदयपुर, डूंगर बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, और यहाँ जालोर लगता था, अब सांचौर लगने लग गया, जालोर अंदर की साइड चला गया, और ये बाड़मेर। टोटल 6 जिले लगते हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, उदयपुर और सिरोही, सांचौर और बाड़मेरा। जो जालोर क्या है कि सांचौर से, यानी जालोर को किससे अलग किया गया, सांचौर को अलग किया गया। सांचौर को कहते हैं राजस्थान का पंजाब, राजस्थान का पंजाब। मैंने जिला दर्शन करवा दिए तो मैं यहाँ ज्यादा नहीं बताऊंगा। प्राचीन नाम सत्यपुर, प्राचीन नाम सत्यपुर, ठीक है। ये प्राचीन समय में नेहड़ क्षेत्र कहलाता था, नेहड़ क्षेत्र, तो ये ध्यान रखना। संभाग से संबंधित असत्य कथन बताओ, क्योंकि ज्यादा संभाग समझ में आ गए तो जिले अपने आप समझ में आ जाएंगे। जिले याद होने चाहिए भी कौन सा बनाए और कौन सा नहीं। जयपुर और अजमेर संभाग में 7-7 जिले आते हैं, 7-7 जिले। जोधपुर और भरतपुर संभाग में 6 जिले आते हैं। सीकर, बीकानेर, पाली, कोटा संभाग में 4 जिले आते हैं। उदयपुर संभाग में 7 जिले आते हैं। ये गलत है, उदयपुर संभाग में 7 जिले नहीं आते बल्कि 5 जिले आते हैं। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। 10वां संभाग कौन सा, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा संभाग की बात करें तो इसमें 3 जिले आते हैं। कितने, मात्र 3 जिले, सबसे छोटा संभाग जिलों के हिसाब से, ठीक है। कौन कौन से, खुद बांसवाड़ा, डूंगरपुर। 3 परमानेंट बंदे दे दिए, बोले आप बस परमानेंट हो, कहीं मत जाना। 3 जिले दे दिए, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। उदयपुर एकमात्र संभाग जिसमें 5 जिले आते हैं, एकमात्र संभाग जिसमें 5 जिले आते हैं। पहले हम पढ़ते थे एकमात्र संभाग जिसमें जयपुर संभाग था जिसमें 5 जिले आते हैं। उदयपुर और जोधपुर में 6-6 आते थे, बाकियों में 4-4 आते थे। अब देखो जयपुर और अजमेर में 7-7 जिले, जोधपुर और भरतपुर में 6-6 जिले, और सीकर, बीकानेर, पाली, कोटा में 4-4 जिले, उदयपुर में 5 और बांसवाड़ा में 3। तथ्य 5 संभाग आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगने वाले जिलों के बारे में असत्य कथन बताओ। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगने वाले जिले, अब कुछ परिवर्तन हुआ है। न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला फलोदी। देखो भाई फिलहाल फलोदी की सीमा लग रही है, फलोदी की सीमा यहाँ आएगा गंगानगर, यहाँ आएगा अनूपगढ़, यहाँ आएगा बीकानेर, यहाँ आएगा फलोदी, यहाँ आएगा जैसलमेर, यहाँ बाड़मेर। फिलहाल के नक्शे के हिसाब से 6 जिले लगते हैं टोटल, और उम्मीद है ये 6 जिले ही लगेंगे, क्योंकि जैसलमेर के कुछ गांव उस फलोदी को दिए तो ये सीमा टकराने लग गई। अब ये नया पढ़ना है। अगर वायदे वे, अब कोई किसी के मन में शंका हो कि सर हो सकता है नए जिले में दे नए पुराने आए, राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ने तो ये कह दिया कि जब 50 जिलों का नोटिफिकेशन हो गया तो हम नई भर्ती के अंदर 50 जिलों से क्वेश्चन पूछेंगे, तो जाहिर सी बात है आरपीएससी तो पूछेगी। तो पुराना तो हमें याद ही है, नया याद हो गया। मान लो प्रश्न आ गया कि महाराजा सूरजमल का पेनोरमा कहाँ स्थित है, अब तो डी जिले में आ गया। अगर प्रश्न डी ऑप्शन नहीं हो तो भरतपुर भरतपुर कर देंगे ना। हमें पहले इतना तो वो कह रहे हैं चुंदी तो खुलनी चाहिए कि सांचौर जालोर से अलग हुआ है, सलूम्बर उदयपुर से अलग हुआ है, ब्यावर भीलवाड़ा पाली और अजमेर से अलग हुआ है, ये पता होगा तो अपने आप कर देंगे। मान लो प्रश्न आ गया बादशाह का मेला कहाँ बढ़ता है, उत्तर आता है ब्यावर। अगर ब्यावर ऑप्शन में नहीं तो अजमेर तो है, तो अजमेर किससे अलग हुआ है, ब्यावर से, यानी ब्यावर और अजमेर अलग हुए। हमें ऐसा ही करना पड़ेगा ना, प्रश्न तो ऐसा ही आएगा। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा मन में लोड लेने की जरूरत नहीं है। अगर पुराना आ गया तो हमें पता ही है किस जिले से अलग हुआ है, ये तो नया तो है ही। ऐसे सर्वाधिक सीमा जैसलमेर की लगती है, पहले भी लगती थी आज भी लगती है। अब इसने पूछ लिया न्यूनतम सीमा फलोदी की लगती है। मान लो अगर फलोदी ऑप्शन में नहीं होते तो आप न्यूनतम किसकी बताओगे, बीकानेर की बताओगे। पूर्णतः अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बनाने वाले बीकानेर, फलोदी, अनूपगढ़, जैसलमेर है, बिल्कुल है। देखो बीच के अंदर अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर ये किसी राज्य से नहीं लगते, इसलिए पूर्णतः हो गए। या इनको कह सकते हैं शुद्ध रूप से, या इनको कह सकते हैं केवल। अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले श्री गंगानगर और सांचौर है। श्री गंगानगर तो है लेकिन सांचौर नहीं है, सांचौर की जगह बाड़मेर आएगा, सांचौर की जगह बाड़मेर आएगा, तो असत्य हो गए। क्योंकि ये बाड़मेर हो गया, ये बाड़मेर इधर पाकिस्तान से लगता है, इधर गुजरात से लगता है। श्री गंगानगर इधर पाकिस्तान से लगता है और इधर पंजाब से लगता है। क्लियर हो गया।
कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं बनाता? अब उत्तर प्रदेश से पहले 2 जिला सीमा बनाते थे, ये आ गया क्षेत्र उत्तर प्रदेश का। ठीक है, यहाँ धौलपुर, यहाँ भरतपुर और यहाँ डीग। पहले भरतपुर और धौलपुर 2 ही बनाते थे, अब डीग भी बनाता है। ये 3 जिले यूपी से बनाते हैं, तो भरतपुर, डीग, धौलपुर। नीम का थाना नहीं बनाता, नीम का थाना हरियाणा से सीमा बनाता है। इससे हरियाणा से। आपसे पूछे नीम का थाना किससे अलग हुआ है, तो सीकर से और झुंझुनू से। मैं जो जिला दर्शन करवा रहा हूँ, अगर वो क्लासें ले ली ना तो सारी क्लियर हो जाएगी। अब जैसे नीम के थाना में गणेश्वर सभ्यता थी, वो चली गई। नीम का थाना तहसील आएगी, सोनारी सभ्यता चली गई, केतड़ी चला गया। ऐसे ये क्षेत्र है ना, ये नीम के थाना में चला गया। तो ऐसे इनका पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नए स्तर पे जो भर्ती आएगी वो नए स्तर के हिसाब से होगी, नहीं तो पुराना तो हमें पता ही पता है। क्लियर? अगला देखो, नीम का थाना। कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं बनाता? तो उत्तर हाई गया। कौन सा नीम का थाना नहीं बनाता? गोगा जी की ओल्डी कहाँ स्थित है? गोगा जी की ओल्डी, क्योंकि आपके टॉपिक था भौतिक प्रदेश और लोक देवता और देवियां टॉपिक था। गोगा जी की ओल्डी अब सांचौर में चली गई। कहाँ पे? सांचौर में। अब थोड़ा सा इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, गोगा जी की ओल्डी कहाँ चली गई? सांचौर के अंदर। अब गोगा जी की बात आई है तो बालोतरा देखो बाड़मेर से अलग हुआ है, अब ये सांचौर करना है इसका। गोगा जी का जन्म ददरेवा चुरू में, हालांकि अभी रैंक डाली थी उसमें बच्चों के नंबर कम आए थे, कारण कि नए जिले में है, थोड़ा थोड़ा अपडेट धीरे धीरे होंगे, लेकिन बार बार अभ्यास करोगे तो सही हो जाएगा। गोगा जी का जन्म ददरेवा चुरू में। इनकी सिद्ध मेड़ी व धुर मेड़ी, सिद्ध मेड़ी धुर मेड़ी गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में है। मेला गोगा नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। उपनाम है सांपों के देवता। गोगा जी की माता का नाम था बाछल, बाछल। और पिता का नाम क्या था? जेवर जी। पिता जेवर जी। इनकी घोड़ी, घोड़ी इनकी नीली घोड़ी, नीली घोड़ी। ठीक है, मात पत्नी का नाम यलमदे। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। और गोगा जी को सांपों के देवता कहा जाता है। इनकी जो सिद्ध मेड़ी है गोगा मेड़ी है। गोगा जी का जन्म ददरेवा में हुआ। पंचपीर में शामिल हैं, पंचपीर में शामिल, पंचपीर में शामिल। और गोगा जी को सर्पदंश का इलाज होता है, इसलिए सांपों के देवता। सर्पदंश का इलाज। इन्होंने युद्ध किसके साथ किया था? गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। इन्होंने युद्ध किया था किसके साथ? मोहम्मद तुगलक के साथ। मोहम्मद तुगलक के साथ युद्ध किया था। मोहम्मद गजनवी के साथ, सॉरी, तुगलक कहाँ गए? मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी के साथ इन्होंने युद्ध किया था और युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। मोहम्मद गजनवी ने इन्हें उपाधि दी थी, साक्षात ये तो जहार पीर है। जहार पीर की उपाधि से नवाजा जाता है। क्लियर हो गया? अगला देखो, बदनौर के युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में, बदनौर के युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने किस लोक देवी के मंदिर का निर्माण करवाया था? कुशाल माता। ये कुशाल माता बदनौर के अंदर इनका मंदिर है। कहाँ पे है? बदनौर के अंदर कुशाल माता का मंदिर है, बदनौर। अब ये बदनौर कहाँ चला गया? नए जिलों के हिसाब से बदनौर ब्यावर में चला गया। कहाँ? ब्यावर। ब्यावर किससे अलग हुआ है? साथ साथ में बता रहा हूं मैं। ब्यावर अलग हुआ है पाली प्लस भीलवाड़ा प्लस शाहपुरा, इन 3 जिलों प्लस अजमेर, इन 3 जिलों से अलग हुआ है ब्यावर। तो ये जो कुशाल माता का मंदिर जो पहले बदनौर भीलवाड़ा में था, अब ब्यावर में चला गया। और भी देख लो, जमुआई माता जमुआ रामगढ़ जयपुर ग्रामीण है। कुशाल माता बदनौर ब्यावर है। पिरात्रा माता भोपों की कुलदेवी, भोपों की कुलदेवी, भोपों की कुलदेवी है। बाण माता सिंसोदिया वंश की कुलदेवी, सिंसोदिया वंश की कुलदेवी। नागदा उदयपुर के अंदर है इनका मंदिर। ठीक है, जमुआई माता कछवा राजवंश की कुलदेवी, कछवा है राजवंश की कुलदेवी। इतनी चीजें याद रखनी। अगला, नीम का थाना जिले में किस लोक देवता का संबंध है? अब देखो प्रश्न आ गया। अब इतने दिन हमने सीखकर झुंझुनू इस साइड पढ़ते हैं, अब नीम के थाना की बात आए तो हम उत्तर क्या करेंगे? झुंझार जी। क्या? झुंझार जी।
ठीक है, आलम जी बालोतरा साइड में है, पनराज जी जैसलमेर साइड है, वीर फत्ता जी पांचू जालोर इस शेखावटी क्षेत्र में। तो झुंझार जी, ठीक है, ये भी गायों की रक्षा हेतु, गायों की गायों के रक्षक है, गायों के रक्षक थे झुंझार जी। ठीक है, अगला, सकराय या सकंबरी माता के बारे में बताइए। सकराय या सकंबरी माता के बारे में बताइए। यह खंडेल वालों की कुल देवी है, सही है। इनका मंदिर नीम का थाना जिले के उदयपुर वाटी में है, ये भी सही है। यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र व असीवन नवरात्रों में मेला लगता है, सही है उपयुक्त सभी। अब ये सकराय माता या सकंबरी माता कहाँ आ गई? नीम के थाना में। राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली थी? देखो, अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली थी मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का मेला कहाँ लगता है? तिलवाड़ा में। कहाँ पे? तिलवाड़ा में। अब तिलवाड़ा चला गया बालोतरा में। कहाँ चला गया? बालोतरा में। कौन सी नदी के किनारे? लूणी नदी के किनारे। लूणी नदी के किनारे। कौन से महीने में? चैत्र माह में। मेला कब लगता है? चैत्र माह में लगता है। और राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। मल्लीनाथ जी ने एक पंथ चलाया था जिसका नाम है कुंडा पंथ। कुंडा पंथ। इनके नाम पर मलानी क्षेत्र विकसित हुआ। मलानी क्षेत्र विकसित। एकमात्र ऐसे लोक देवता जो शासक से लोक देवता है, मारवाड़ के ऐसे शासक जो लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। अब ये मॉडल टेस्ट पेपर की व्याख्या लेने का मतलब ये था कि बहुत सारे विद्यार्थी नए जुड़े हैं या नए जिले हैं तो कहीं कंफ्यूज ना हो। जिला उन्होंने हालांकि टेस्ट दे लिया फिर भी कंफ्यूज है तो वो क्लियर हो जाए। अगला, निम्न में से किस मेले को केला देवी चैत्र मेले के नाम से जाना जाता है? तो लक्खी मेला। ये लक्खी मेला लगता है। और केला देवी का मंदिर है करौली में। कहाँ है? करौली में। नदी कौन सी? कालीसील नदी के किनारे। कालीसील नदी के किनारे। यह नृत्य कौन सा होता है? लांगुरिया नृत्य होता है। लक्खी मेला लगता है, लांगुरिया नृत्य होता है। कौन सा? लांगुरिया नृत्य। कौन सी? केला देवी। कालीसील नदी के किनारे करौली लांगुरिया नृत्य किया जाता है। कौन सा पर्वत किस पर्वत पर है? त्रिकुट पर्वत पर। कौन से पर्वत पर है? त्रिकुट पर्वत पर केला देवी का मंदिर स्थित है। क्लियर हो गया? अगला देखो, ऊंट के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? ऊंटों के देवता। तो ऊंटों के देवता पाबू जी। सबसे पहले पाबू जी का जन्म, पाबू जी का जन्म हुआ कोल्लूमंड में। कोल्लूमंड में। कोल्लूमंड गया फलोदी में। कहाँ गया? फलोदी जिले में। पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार, ऊंटों के रक्षक, प्लेग रक्षक, ये कहते हैं इनको, पाबू जी को। पाबू जी के पत्नी, पत्नी तू प्यार दे, या इनका दूसरा नाम आता है फूलम दे। घोड़ी केसर काल में। केसर काल। अब क्या होता है, पाबू जी के अनुयायी होते हैं वो 3.5 फेरे लेते हैं। 3.5 फेरे लेते हैं। थाली नृत्य किया जाता है। थाली नृत्य किया जाता है। पाबू जी की फड़ सबसे लोकप्रिय, सबसे लोकप्रिय। ठीक है, मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय भी पाबू जी को जाता है। ये पाबू जी जब केसर कालमी घोड़ी किसकी होती है? ये केसर कालमी घोड़ी किसकी होती है? ये होती है देवल चारणी की। और देवल चारणी से जब पाबू जी की जो बहनोई होते हैं, पाबू जी के बहनोई कौन? जिंदराव खिंची। जिंदराव खिंची। जब ये घोड़ी कहते हैं कि केसर नाम बता देता हूं आपको, देवल चारणी। देवल चारणी। ये देवल चारणी की क्या होती है? घोड़ी होती है केसर कालमी। जब बाबूजी के बहनोई जिंदराव खिंची इनसे मांगते हैं केसर कालमी को, किससे? देवल चारणी से, तो ये देते नहीं है।
जब बाबूजी ने ये घोड़ी मांगी तो दे दी। तो देवल चारनी ने एक ही बात कही बाबूजी को, बोले मेरी घोड़ी की एक खासियत है, मैं गायें चराती हूँ, जब मेरे गायें पर संकट आ जाता है तो ये घोड़ी हिन हिनाने लग जाती है, यानी अलग अलग प्रतिक्रिया करने लग जाती है। मैं आपको एक शर्त पर ये घोड़ी दूंगा। कौन सी शर्त पे? कि जब मेरी गायों पर संकट आएगा तो ये घोड़ी हिन हिनाएगी, और जब हिन हिनाएगी तो आपको तुरंत आना पड़ेगा। बाबूजी ने कहा, वचनबद्ध हूं मैं, जब भी आपकी घोड़ी, मुझे लगेगा कि आपकी गायों पर संकट है, मैं कुछ भी करता हूँ आपकी गायें छुड़ाने के लिए आऊंगा। तब बाबूजी कहते हैं कि जब फेरे ले रहे होते हैं, इसके साथ सू प्यार दे या फुलम दे के साथ पहला फेरा लिया, दूसरा फेरा लिया, जब तीसरा फेरा आधा फेरा हुआ तो इनकी घोड़ी केसर काल में हिन हिनाने लगी। इनको पता लगा कि संकट आ चुका है देवल चारनी की गाय पर, इसलिए हमें उसे छुड़ा के जाना पड़ेगा। इस वजह से क्या हुआ, बाबूजी 3.5 फेरे लेते हैं और जाके, क्योंकि आक्रमण किसने कर दिया था? जिंदराव खिंची ने, जाके कहते हैं कि अपनी गायों को छुड़ाते हैं, देवल चारनी की गायों छुड़ाते हैं, और जिंदराव खिंची से युद्ध करते हुए देंचू फलोदी के अंदर है नामक स्थान पर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। कौन है? बाबूजी। ये सारी कहानी मैंने बाबूजी की आपको बता दी। देंचू फलोदी के अंदर वे गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो ये सारी कहानी आप बाबूजी के बारे में पढ़ सकते। कामड़िया पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो कामड़िया पंथ चलाया था रामदेव जी ने। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया था। और कामड़िया पंथ की महिलाएं, कामड़िया पंथ की जो महिलाएं होती है, कौन सा नृत्य करती है? तेहरा ताली। तेहरा ताली नृत्य करती है किसके साथ? मंजीरा वाद्य यंत्र के साथ। मंजीरा वाद्य यंत्र के साथ तेरह ताली नृत्य करती है महिलाएं। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया। पुरातत्वविद नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित निम्न में से किस पुरास्थल के उत्खनन से संबंधित है? या कि फिक्स प्रश्न आता है, ज्यादा गहराई सही भी नहीं आता, लेकिन आराम से एक प्रश्न आ जाता है। विराट। अब विराट जो है ना, ये कहाँ चला गया? विराट चला गया अब आपके एक जो नया जिला बना है ना, कोटपुतली बहरोड, उस जिले में चला गया। पहले ये जयपुर में था, अब कोटपुतली बहरोड में चला गया। इसकी जो खोज की थी वो 1936-37 में, 1936-37 में दयाराम बहादुर साहनी ने, बहादुर साहनी ने। जबकि इसका उत्खनन जो किया था वो नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित के द्वारा इसकी खोज की जाती है। दो चीजें यहाँ से फिक्स ध्यान रखना, एक तो यहाँ से मौर्य वंश, मौर्य व बौद्ध धर्म के अवशेष मिले, बौद्ध धर्म के अवशेष, पिज्जक की पहाड़ी, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी, ठीक है। ये कहाँ पे है? सारी की सारी बेराट के अंदर है, सारी की सारी बेराट के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं थे? अब देखो, एक नाम आता है बीबी लाल, एक नाम आता है बीबी लाल बालकृष्ण, ठीक है। एक आता है बी के थापर, बी के थापर। एक नाम आता है अमलानंद घोष, अमलानंद घोष। एक नाम आता है एमडी खरे, क्या नाम आता है? एमडी खरे। इन चारों के नाम आपको याद रखने हैं, इन चारों के नाम आपको याद रखना है, एमडी खरे, बीबी लाल, बी के थापर और अमलानंद घोष। इन सब का योगदान किस में रहता है? इन सब का योगदान रहता है किसमें? कालीबंगा के पुरातत्व स्थल में। देखो, एमडी खरे, बीबी लाल, ये तीनों ने किया था उत्खनन। क्या किया? उत्खनन। अमलानंद घोष ने 1953 में की थी खोज। शॉर्टकट में नाम आता है इनका एक ए घोष, ठीक है। तो इसमें खरे भी थे, श्रीवास्तव भी थे, एसपी जैन भी थे, त्रिपाठी नहीं थे। अब ये नाम और ध्यान रखने हैं आपको, मुख्य तो ये है, मुख्य तो ये है, इसके अलावा ये नाम और आपको याद रखने हैं कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में है, जिला हनुमानगढ़, नदी घग्गर। सभ्यता कैसी? कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। बाकी आपने टॉपिक पढ़ा है, मुख्य मुख्य मैं बातें आपको बता रहा हूं, ये सारी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
तो बीबी लाल के सहयोगी कौन नहीं थे? ए त्रिपाठी नहीं थे, एमडी खरे थे, एम श्रीवास्तव थे और एसपी जैन थे। अगला प्रश्न देखो, गणेश्वर सभ्यता के बारे में असत्य। गणेश्वर सभ्यता के बारे में असत्य बताओ। गणेश्वर सभ्यता के बारे में असत्य बताइए। ये प्रश्न थोड़ा सा शायद चेंज हुआ है, मिस्टेक यहाँ दी गई है। सभ्यता के बारे में असत्य बताओ, और ये प्रश्न शायद सीधा ही छप गया। ठीक है, इसको सही करना था। गणेश्वर सभ्यता के बारे में असत्य है। यहाँ लिखना है गणेश्वर सभ्यता किस जिले में, ये लिखना है। गणेश्वर सभ्यता किस जिले में, ये लिखना है। वहां तो सही किया शायद, सभ्यता किस जिले में, किस जिले में। अब देखो नए जिले बने हैं तो नॉर्मल सा प्रश्न आने के चांस है। तो गणेश्वर सभ्यता कहाँ चली गई? गणेश्वर सभ्यता नीम के थाना में। इसकी खोज 1972 में आर.सी. अग्रवाल ने की थी। रतन चंद्र अग्रवाल ने इसकी खोज की। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे है। नदी पूछे तो गणेश्वर सभ्यता की कांतली। इसको कहते हैं ताम्र युगीन सभ्यता की जननी। ताम्र युगीन सभ्यता की जननी, इसको कहते हैं ताम्र संचयी। क्या कहते हैं? ताम्र संचयी सभ्यता कहते हैं। इसको गणेश्वर सभ्यता नीम के थाना के अंदर आ गई, कांतली नदी के किनारे। 1972 में आर.सी. अग्रवाल ने इसकी खोज की थी। इनके साथ थे विजय कुमार, जिन्होंने उत्खनन किया था। देखो जिला नीम का थाना, नदी कांतली, सर्वप्रथम खोज 1972 में। और ये कितने वर्ष पुरानी है? 2800 वर्ष पुरानी है। 2800 वर्ष क्या है? पुरानी। उत्खनन कार्य 1977 में रतनचंद्र अग्रवाल और 1978-79 के अंदर विजय कुमार ने किया। ताम्र सभ्यता की जननी और सोनारी सभ्यता भी आपसे पूछे तो किस जिले में है? नीम के थाना में। लोहे युगीन भट्टियां मिली है। लोहे युगीन भट्टियां, लोहे गलाने की भट्टियां कहां से मिली है? सोनारी सभ्यता से। आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? तो आहड़ को माना जाता है लाल और काले मर्द भांड के लिए। लाल और काले मर्द भांड के लिए, जिसे गोरे व कोठ कहा जाता है। गोरे व कोठ कहा जाता है। और ये अनाज के भंडार थे। अनाज के भंडार क्या थे? अनाज के भंडार। गोरे व कोट कहा जाता है, जिनका रंग कैसा था? लाल और काले। मान लो ऐसे भंडार थे, वो उनको लाल रंग से रखा गया, उनमें पट्टी काले रंग की, ऐसे ऐसे पट्टियां थे, ऐसे थी। मुख्य जिला देखो, मुख्य तथ्य देखो, आहड़ सभ्यता जिला उदयपुर, नदी बेड़च। बेड़च, अगर बेड़च ऑप्शन नहीं हो तो आपको करनी है बनास, क्योंकि बनास की सहायक नदी है बेड़च। इसे बनास सभ्यता भी कहते हैं। बनास सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि बनास नदी के आसपास थी। उपनाम ताम्र नगरी, धूलकोट और आघाटपुर। गणेश्वर को ताम्र सभ्यता की जननी कहते हैं, जबकि इसको ताम्र नगरी कहते हैं, धूलकोट, आघाटपुर। और ये 4000 वर्ष पुरानी है। कितनी है? 4000 वर्ष पुरानी। खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने, जबकि उत्खनन एच.डी. सांकलिया और रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। चीजें फिक्स पेपर के अंदर पूछी जाती है, एग्जामिनर इनको यहां से पूछता है। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न देखो, ब्यावर में कौन सी सभ्यता है? अब ब्यावर, मैंने आपको बताया ब्यावर जिला किससे अलग हुआ है। ये जो ब्यावर जिला है वो पाली, अजमेर और भीलवाड़ा जिले से अलग हुआ है। 3 जिलों से अलग हुआ है ब्यावर जिला। यहां सभ्यता है ओजियाना सभ्यता। कौन सी? ओजियाना। गिलुंड है राजसमंद में। गिलुंड कहां पे है? राजसमंद में। बागोर कहां पे है? भीलवाड़ा में। बागोर भीलवाड़ा में। और चंद्रावती है सिरोही। ठीक है, कहां पे है? चंद्रावती, बागोर भीलवाड़ा में, चंद्रावती सिरोही में, गिलुंड राजसमंद में। ओजियाना सभ्यता ब्यावर में चली गई, जो पहले कहां हुआ करती थी? भीलवाड़ा में। देखो ओजियाना सभ्यता बदनौर ब्यावर के अंदर चली गई। ताम्रयुगीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है। ताम्रयुगीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है। उत्खनन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जयपुर क्षेत्र बी.आर. मीणा और आलोक त्रिपाठी द्वारा सन 2000-2001 की अवधि में की गई। क्लियर हो गया? ये चीज आपको याद रखनी है। यहां से किसके अवशेष मिले हैं? गाय की लघु मरणकृति यानी मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई है यहां से, ओजियाना से। बाकी गिलोंड, राजसमंद, ओजियाना, ब्यावर, बागोर, भीलवाड़ा, चंद्रावती, सिरोही। क्लियर है?
अगला देखो, बालोतरा में कौन सी सभ्यता स्थित है जो लूणी नदी के किनारे है, वहां से पशुपालन के अवशेष मिले हैं और लघु पाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित है। अब ये नए नए जिले, ये चीजें सारी क्लियर होती जाएगी। तो सीधी सी बात है, जब बालोतरा का नाम आया तो सभ्यता कौन सी होगी? तिलवाड़ा। सभ्यता कौन सी? तिलवाड़ा सभ्यता। निम्न में से कौन सी एक आहड़ से संबंधित विशेषता नहीं है? आहड़ से बौद्ध धर्म से अवशेष मिले? बिल्कुल नहीं। जब भी नाम आएगा आहड़ का तो बौद्ध धर्म तो आएगा ही नहीं, बौद्ध धर्म तो आएगा ही नहीं, तो ये असत्य हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। बौद्ध धर्म से संबंधित यहां नहीं मिले। तो क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म सिर्फ बेराट, बेराट से संबंधित आएगा तो करना है। ताम्र सभ्यता के रूप में प्रसिद्ध आहड़ सभ्यता आयड़ नदी के किनारे स्थित है, ये सही है। ताम्र सभ्यता के रूप में प्रसिद्ध आहड़ सभ्यता आयड़ नदी के किनारे स्थित है। आहड़ को ताम्रवती नगरी, आघाटपुर और धूलकुट के नाम से जाना जाता है, सही है। आहड़ से प्राप्त 3 मोहरों पर विहितब, विष, पलितसा और तातिया तोमसन अंकित है, जिसका अर्थ स्पष्ट नहीं है। यानी पहले इस प्रकार की लिपि मिली कि आज तक उनको पढ़ा नहीं गया, बस चित्र देख के अंदाजा लगाते हैं भी ये हो सकता है। तो बौद्ध धर्म का जब भी नाम आए तो आपका उत्तर होगा विराट। ठीक है। अगला, कालीबंगा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कालीबंगा से संबंधित कौन सा कथन है वो असत्य है? तो देखो, कालीबंगा से पूर्व हड़प्पा काल और उत्तर हड़प्पा काल के अवशेष मिले हैं, बिल्कुल। कालीबंगा से बौद्ध काल, मौर्य काल और कुषाण काल से संबंधित सामग्री प्राप्त हुई है, ये गलत है, ये असत्य हो गया। कालीबंगा से प्राप्त बेलनाकार मोहरें मेसोपोटामिया की मोहरों जैसी है, बिल्कुल सही है। कालीबंगा के भवन निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था, बिल्कुल सही है। कालीबंगा नगरीय सभ्यता थी लेकिन फिर भी कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था, ये इसका गलत हो जाए। जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 तक सर्वाधिक शहरी दशकीय परिवर्तन दर राजस्थान के निम्नलिखित किस जिले में पाई गई? एक टॉपिक था जनगणना का, आपके टॉपिक कौन सा था? जनगणना का था। तो जनगणना से संबंधित प्रश्न है, यानी हर एक टाइप का प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अलवर। जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 तक सर्वाधिक शहरी दशकीय परिवर्तन दर, शहरी दशकीय परिवर्तन दर राजस्थान के किस निम्नलिखित जिले में पाई जाती है? सबसे ज्यादा अलवर के अंदर। अब देखो क्या करें, जनगणना से बड़ा गहराई से प्रश्न आ रहा है। राजस्थान में सर्वाधिक शहरी दशकीय वृद्धि दर वाला जिला अलवर, 50.5%, यानी शहरों में 50% जनसंख्या बढ़ी पिछले 10 सालों में। न्यूनतम शहरी दशकीय वृद्धि दर हुई डूंगरपुर में महज 9.8% ही बढ़ी, और ये प्रश्न पेपर में आया हुआ है पिछले साल ही। राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर वाला जिला जैसलमेर, 34.5 बढ़ी, और राजस्थान में न्यूनतम ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कोटा, महज 6.1% बढ़ी। अब आपसे पूछे 2011 में राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? जनसंख्या वृद्धि दर, तो आपका उत्तर है 21.4%। सर्वाधिक बाड़मेर, 32.5% सर्वाधिक, और न्यूनतम गंगानगर, न्यूनतम गंगानगर कितनी? 10%। देखो, ये शहर में सबसे ज्यादा अलवर में बढ़ी और गांव में सबसे ज्यादा जैसलमेर में बढ़ी, ये आपको क्लियर हो गया। अगला देखो, उन जिलों का समूह चयन कीजिए जो 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 60% से अधिक है। अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 60% से अधिक है। तो प्रतिशत की बात करें तो सबसे ज्यादा बांसवाड़ा, फिर डूंगरपुर और प्रतापगढ़। क्लियर हो गया ना? सर्वाधिक सिद्धि जनजाति पूछे, ये देखो क्या कह रहा है, सर्वाधिक जनजाति, आगे पॉइंट दे रखा है, मैं बता ही देता हूं। देखो, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या राजस्थान के अंदर 92,38,534 है, जो कुल जनसंख्या का 13.48% है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति है उदयपुर के अंदर, लगभग 15 लाख है, फिर बांसवाड़ा में 13 लाख और फिर डूंगरपुर में 9 लाख, 9.83 लाख। ये तो है अनुसूचित जनजाति जनसंख्या। जबकि प्रतिशत में पूछे, न्यूनतम है बीकानेर, नागौर और चूरू के अंदर। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले हैं सबसे ज्यादा बांसवाड़ा, फिर डूंगरपुर और प्रतापगढ़। यही प्रश्न पेपर में आया।
और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है नागौर में है 0.31 और बीकानेर में 0.33। यानी इसका मतलब क्या होगा, नागौर में अगर 100 लोग रह रहे हैं ना, तो 100 में से 1% ही जनजाति नहीं है। ये प्रतिशत होता है खुद के इलाके में। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, सारा का सारा टोटल पेपर में आता है। फिर देखो, सबसे अधिक और सबसे कम महिला साक्षरता प्रतिशत जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस जिले में पाई जाती है? सबसे अधिक और सबसे कम। सबसे अधिक कोटा में है और सबसे कम जालोर के अंदर। सबसे अधिक महिला साक्षरता कोटा में है। महिला साक्षरता कोटा में है लगभग 65.95%, 65.9%। और सबसे कम कहाँ पे है? जालोर के अंदर। कितनी? 39 पॉइंट, लगभग 38 के आसपास, 38.5। कोटा और जयपुर में सबसे ज्यादा है, जालोर सिरोही में सबसे कम है। कहाँ, कौन सी महिला साक्षरता? मुख्य तथ्य देख लो, बता ही दिया मैंने। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में महिला साक्षरता, ये प्रश्न सारे पेपर में आए हुए हैं पिछले 2022-23 के अंदर। अब ये सोचोगे कि ऐसे प्रश्न क्या आते, बड़ा गहराई से प्रश्न था, लेकिन आरपीएससी का एग्जामिनर ऐसे ही प्रश्न पूछेगा। 70.73%। अब थोड़ी सी जानकारी देख लो, मैं साथ में इफेक्ट लेके आया हूँ ताकि इनको याद रख लो। राजस्थान की शहरी साक्षरता है 79.70%। शहरों के अंदर सर्वाधिक शहरी साक्षरता है उदयपुर की। यहाँ प्रश्न महिला का पूछा। सर्वाधिक शहरी साक्षरता उदयपुर में और फिर बांसवाड़ा में है। राजस्थान में सबसे कम शहरी साक्षरता नागौर में है और फिर जालोर में है। और प्रश्न मैंने ये पूछा कि राजस्थान में शहरी महिला साक्षरता 70.7%, जबकि राजस्थान में शहरी पुरुष साक्षरता 83.9%। यह आंकड़ा अच्छे तरीके से याद रखना। प्रश्न चाहे एक आए चाहे दो आए, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक एक इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न 2 नंबर का है आपके। और ये टेस्ट सीरीज है पूल व्याख्याता फर्स्ट पेपर, फर्स्ट ग्रेड, फर्स्ट पेपर नवीन जिलों के अनुसार पूर्णतः नवीन टेस्ट सीरीज है। और ये नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लो, ये नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लो। और इसमें आपको टेस्ट, इस टेस्ट की पीडीएफ, अगर कोई विद्यार्थी टेस्ट देने के बाद पीडीएफ निकालना चाहता है तो भी प्रिंट निकाल सकता है। और पीडीएफ निकालोगे, ठीक है, पीडीएफ निकाल के आप दे सकते हो। प्लस जब भी टेस्ट होता है उसके अगले दिन आपकी रैंक जारी होगी, ताकि आपको पता लगे कि आपके साथ कंपिटिटर कितने के, कितने कंपिटिटर है, कितने कितने अंक आ गए। टॉप 20 की जारी करेंगे, हम इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। टॉप 20 की जारी करेंगे, टेस्ट प्लस पीडीएफ प्लस रैंक। और इसमें टेस्ट देखो, टेस्ट आपको 7 तो सिलेबस के अकॉर्डिंग और 13 मेगा टेस्ट, टोटल 20 टेस्ट मिलेंगे। और 20 टेस्ट जिसने कर लिए, और ये व्याख्या देख लेना, फर्स्ट के पेपर के अंदर जो विद्यार्थी डर रहे हैं कि मुझे 40% नंबर मेरे नहीं बनते, मैं फेल हो जाता, वो 40 क्या दुगने लेके लेगा, दुगने लेगा, दुगने। ये देखो, ये और क्लियर है। लेकिन जुड़ना पड़ेगा। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर में विद्यार्थी हमारे साथ खूब सारे जुड़े थे, बहुत अच्छी मेहनत की थी, और आज उनके नंबर देखो कितने स्टैंडर्ड तरीके से बन रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज ले लो नानक क्लासेज ऐप में। और ये पहले एक टेस्ट सीरीज चलाई थी, वो पूरी हो चुकी है। उसमें पुराने क्वेश्चन के हिसाब से चली थी, क्योंकि उस समय जिले नहीं बने। अब नई स्टार्ट किया, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक इसकी वैलिडिटी देंगे। जब तक एग्जाम नहीं होगा, जब तक वैलिडिटी देंगे, तो आराम से पढ़ लेना। 2011 की जनगणना के अनुसार 400 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का चयन कीजिए। तो 400 से अधिक, एक तो कौन सा? दौसा और एक भरतपुर। क्योंकि 400 से अधिक का मतलब क्या होगा? जहां 400 से अधिक है। अब देखो, 100 से कम जनघनत्व वाले 3 है, 100 से कम। 400 से अधिक जनघनत्व वाले 4 हैं, और 500 से अधिक जनघनत्व वाले जिले 2 है, जयपुर और भरतपुर। सर्वाधिक जनघनत्व है जयपुर का 595, फिर भरतपुर का 503, दौसा का 476 और अलवर का 438। तो ये 4 ऐसे हो गए जो 400 प्लस है। न्यूनतम जनघनत्व वाले जैसलमेर 17, बीकानेर 78, बाड़मेर 92, चूरू 147। 3 ऐसे हो गए 100 से कम है, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। प्रश्न कौन है? फिक्स है जनगणना का। कथन बताइए। अब आपको खेल परिदृश्य दिया था, टॉपिक दिया था खेल परिदृश्य, यानी आपको लगभग पिछले 6 महीने का मैटर करंट का पढ़ना है, 6 माह का। और आगे पता नहीं अब कब होगा। डेली जो मैं सुबह करंट की क्लास लेता हूँ उसको कंटिन्यूज रखो, दिक्कत नहीं आई। देखो, कथन मैंने पूछा था कि हॉर्स राइडिंग में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली महिला है। एशियन गेम 2023 में देश को घुड़सवारी में 41 साल के बाद स्वर्ण पदक दिलाया है। रियाद में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय सऊदी घुड़सवारी फेडरेशन कप में 3 पदक जीते। निर्वाचन आयोग ने राज्य स्टेट इलेक्शन चुनाव आइकॉन बनाया। ये किस खिलाड़ी की चर्चा हो रही है? ये हो रही है दिव्या कीर्ति सिंह राठौड़। अब दिव्या कीर्ति सिंह राठौड़ के इतने प्रश्न आपके तैयार हो गए, और 2023 का इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला।
क्या मिला? अर्जुन अवार्ड। पटियाला में आयोजित राष्ट्रीय पैरा प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता श्याम सुंदर स्वामी का संबंध किस जिले से है? तो श्याम सुंदर है बीकानेर के। कहाँ के हैं? बीकानेर जिले के हैं। प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ बनाया गया है? खेलगांव उदयपुर के अंदर। प्रदेश का सबसे बड़ा, इसमें हो सकता है कुछ 5-7% एक्स्ट्रा भी आगे होंगे, यानी जैसे 75% आता है तो हो सकता है 80 के आसपास परसेंट 2-3 महीने इसके अंदर और ऐड किए थे, वो भी आगे होंगे। तो खेलगांव उदयपुर। खेल खिलाड़ी से संबंधित असत्य बताओ। प्रिया सिंह है, क्रिकेटर नहीं है बल्कि बॉडी बिल्डर है। प्रिया सिंह है, क्या है? बॉडी बिल्डर। क्लियर है? मनीषा चाहर कुश्ती। ओम प्रकाश मिठारवाल निशानेबाज। 2022 का अर्जुन अवार्ड, 2022 का अर्जुन अवार्ड। और दुष्यंत जाखड़ और कविता सुतार वॉलीबॉल की। तो पहला हो जाएगा। और ये बीकानेर की है। प्रिया सिंह बॉडी बिल्डर है, बीकानेर की, समाज कल्याण विभाग की ब्रांड एम्बेसडर है। नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा खेल 2023 में राजस्थान कुल 43 पदक जीतकर पदक तालिका में कौन से स्थान को हासिल करता है? अब जो जो खेल हुए हैं उन सबको याद रखना है अच्छे तरीके से। राजस्थान में इसने 10 स्वर्ण जीते, राजस्थान ने 20 रजत जीते और 13 कांस्य जीते। और राजस्थान ने टोटल 43 पदक जीतकर छठा स्थान हासिल किया। अब मैं आपको बता देता हूँ, 5वें यूथ गेम में राजस्थान को मिला चौथा स्थान। 37वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान को स्थान मिला 13वां स्थान। 36वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान को मिला 20वां स्थान। कितना? 20वां। तो ये 2-3 याद रखना। और अब पहले खेलो इंडिया पैरा खेल हुए, उसमें 43 पदक जीते और छठा स्थान है प्राप्त किया। अगला 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में राजस्थान का प्रदर्शन रहा, उसमें असत्य कथन बताओ। अब खेल खिलाड़ी से प्रश्न आपको ऐसे करा रहा हूं कि आपका गलत होगा ही नहीं। राजस्थान कुल 66 पदक जीतकर 14 स्वर्ण, 18 रजत और 34 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में छठे स्थान पे रहा। राजस्थान पुरुष बास्केटबॉल टीम ने स्वर्ण पदक जीता। निकेत जांगिड़ ने भारोत्तोलन में पदक जीता स्वर्ण पदक, और राजस्थान स्क्वैश टीम ने कांस्य पदक जीता। तो उत्तर हो जाएगा 1 नंबर गलत। कारण क्या है कि 66 पदक सही है, 14 ये सही है, 18 रजत सही है, 34 कांस्य है, लेकिन राजस्थान को स्थान मिला कौन सा? 13वां स्थान। छठा नहीं बल्कि 13वां स्थान मिला राजस्थान को। ठीक है, बस इतना सही बताना था। ये पूरी मैंने डिटेल डाल दी खिलाड़ियों की, पूरा का पूरा मैंने राष्ट्रीय खेल डाल दिया। सॉल्यूशन के नीचे है ये। हाल ही में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रिदम सांगवान ने कौन सा पदक जीता? बड़ी चर्चा में रही थी रिदम, क्योंकि आपके राष्ट्रीय स्तर का भी करंट आ सकता है, लेकिन फोकस ज्यादा आपको राजस्थान पे रखना है। तो उत्तर आ जाएगा कांस्य पदक। कौन सा? कांस्य पदक। अब आते हैं संविधान की विशेषता के प्रश्न। इसके संविधान की विशेषता क्या है? देखो, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? भारतीय संविधान की विशेषताओं में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा असत्य है? देखो, दोहरी शासन प्रणाली है, बिल्कुल। संघ की अक्षुण्णता है, बिल्कुल। एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका और संसदीय समन्वय है, बिल्कुल सही है। संसद की सर्वोच्चता, ये गलत है। सर्वोच्चता न्यायपालिका की है। किसकी है? न्यायपालिका की। संसद की सर्वोच्चता न होकर संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय स्थापित है अपनी भारतीय संसद। न तो इंग्लैंड की संसद की तरह सर्वोच्च है और न ही भारत की न्यायपालिका को अमेरिका की न्यायपालिका की तरह असीमित शक्तियां प्राप्त है। अगला था गणतंत्रात्मक व्यवस्था। अब भारत गणतंत्रात्मक यानी 26 जनवरी बनाता है, गणतंत्र दिवस मनाता है। हमने ये गणतंत्रात्मक व्यवस्था का मतलब होता है हमारे देश का राष्ट्रपति जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, वो गणतंत्र देश होता है। तो हमने ये प्रक्रिया कहां से ली थी? फ्रांस से ली। कहां से? फ्रांस से। तो फ्रांस से हमने निम्न व्यवस्था ली, स्वतंत्रता की, समानता की और बंधुत्व की अवधारणा हमने फ्रांस से ली। गणतंत्रात्मक गणराज्य की व्यवस्था ली, और जो तथर्थ न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 127 के तहत, ये भी हमने किससे ली? किससे ली? फ्रांस से। क्योंकि 1935 के अधिनियम के तहत लगभग 75% जो काम है संविधान का हमने वो विदेशों से लिया है। इसे विदेशों से। निम्न में से संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो सबसे पहले संविधान का प्रारंभ अमेरिका से हुआ था। कहां से? अमेरिका से हुआ था, ये ध्यान रखना।
प्रस्तावना में उल्लेखित न्यायिक आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं? न्यायिक आदर्श है वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? रूस से। प्रस्तावना में उल्लेखित, अब प्रस्तावना अलग है, उल्लेखित न्यायिक आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं? रूस से। देखो, रूस यानी सोवियत संघ से ग्रहण प्रावधान। मूल कर्तव्य न्यायिक आदर्श भाग 4 क अनुच्छेद 51 क। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की अवधारणा और पंचवर्षीय योजना, ये हमने सब किससे लिए हैं? रूस से लिए। तो पहला टॉपिक आपको संविधान की विशेषता थी, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको दिया गया था। अगला देखो, निम्न में से कौन सा असुमेलित है? निम्न में से कौन सा असुमेलित है? नागरिकता हमने रूस से ली, गलत है। हमने नागरिकता रूस से नहीं ली। हमने नागरिकता किससे ली है? हमने नागरिकता ब्रिटेन से ली है। तो पहला यह असुमेलित हो गया। मूल अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं, नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड से लिए हैं, और मूल कर्तव्य हमने रूस से लिए हैं, सोवियत संघ से। क्लियर है? अगला देखो, उद्देशिका की भाषा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई? इसमें देखो 75% आते हैं आपके एग्जाम के अंदर, लेकिन यहां मैंने लगभग 80% दिए हैं आपको। कितने? 80। तो उत्तर आ जाएगा उद्देशिका की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली। जिससे ऑस्ट्रेलिया से ली है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई बातें देखो, समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, अनुसूची 7 और अनुच्छेद 246 के तहत है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान हमने अनुच्छेद 108, ये भी हमने किससे लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और उद्देशिका की भाषा, ये सब हमने किससे ली है? ऑस्ट्रेलिया से। नोट कर लेना इनको, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ कितने फैक्ट आपको मिल रहे हैं। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया अपनाई गई दक्षिणी अफ्रीका। कोई भी संविधान हमारा कुछ के लिए कठोर है, कुछ के लिए लचीला है। जब जब जरूरत पड़ी है संविधान के अंदर, तो 368वां संविधान यानी अनुच्छेद का प्रयोग करके हमने संविधान के अंदर संशोधन किया है। संविधान संशोधन प्रक्रिया व राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन प्रणाली दक्षिणी अफ्रीका से ली गई है। दोनों ही बात ध्यान रखना। निम्न में से कौन एक प्रबंधन की प्रकृति नहीं है? ये टॉपिक बड़ा गजब का है, 12 से 15% आएंगे और बहुत खास महत्व रखता है। प्रबंधन, आपकी शिक्षा प्रबंधन जो शैक्षिक प्रबंधन का टॉपिक है, उसको गजब तरीके से तैयार करना है। अब क्या क्या देखो, निम्न में से कौन से एक प्रबंधन की प्रकृति नहीं है? प्रबंधन एक कला है, बिल्कुल है। प्रबंधन एक सामाजिक जिम्मेदारी है, ये भी है। प्रबंधन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया, ये भी सही है। प्रबंधन एक भौतिक विज्ञान है, ये गलत है। प्रबंधन एक भौतिक विज्ञान क्यों नहीं है? अब देखो सारे की सारी विशेषताएं। प्रबंधन भौतिक विज्ञान नहीं है। प्रबंधन की प्रकृति और विशेषताएं, प्रबंधन एक कला है, एक विज्ञान है। प्रबंधन कला और विज्ञान दोनों ही है, भौतिक विज्ञान नहीं है। प्रबंधन एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। प्रबंधन बहुयामी होता है। प्रबंधन एक निरंतर चलने वाली गतिशील और परिवर्तनशील प्रक्रिया है। प्रबंधन एक परिणाम उन्मुखी, सार्वकालिक, सार्वभौमिक और सर्वव्यापी समय प्रक्रिया है। प्रबंधन भौतिक विज्ञान नहीं है। यहां से प्रश्न उठ गया। ये 8 विशेषता है, इसकी याद रख लेना। अगला, प्रबंधन का POSDCORB यानी पोस्ट कोर्ब सूत्र किसने दिया था? पोस्ट कोर्ब सूत्र किसने दिया था? ये पेपर में रीट के अंदर प्रश्न भी आते हैं। तो लुथर गुलिक और उर्वरिक ने दिया था। लुथर गुलिक और उर्वरिक ने। शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन के लिए लुथर गुलिक द्वारा प्रदत्त सूत्र पोस्ट कोर्ब में अक्सर डी का अर्थ क्या है? और सब इनके अर्थ है ना, वो अलग अलग, सब के अर्थ अलग अलग है। तो डी का मतलब है निर्देश। डी का मतलब क्या है? निर्देश, डायरेक्टिंग। निर्देश यानी डायरेक्टिंग। अब देखो सारे के सारे, लुथर गुलिक का पोस्ट कोर्ब, पी का मतलब प्लानिंग यानी योजना निर्माण करना, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजिंग, संगठन, और अभी आपके पेपर में भी आया था, पूछा था ना इसमें कौन सा शामिल नहीं है। एस का मतलब स्टाफिंग यानी स्टाफ नियुक्ति करना। डी का मतलब डायरेक्टिंग, निर्देशन देना। सी का मतलब कोऑर्डिनेटिंग यानी समन्वय स्थापित करना। आर का मतलब रिपोर्टिंग यानी रिपोर्टिंग प्रतिवेदन तैयार करना। और बी यानी बजटिंग यानी बजट निर्माण करना। ये पूरा का पूरा इनका तथ्य याद रखना। गुलिक की 4P अवधारणा में शामिल नहीं है। गुलिक की 4P अवधारणा में शामिल नहीं है, ये पी है यहाँ पे।
तो याचिका इसमें शामिल है। शायद ये प्रश्न आपके पेपर में आया था। तो गुलिक ने 4P अवधारणा में 4P है, जिसका निम्न अर्थ है उद्देश्य, प्रक्रिया, व्यक्ति, स्थान या क्षेत्र। उद्देश्य, प्रक्रिया, व्यक्ति, स्थान यानी पर्पज, प्रोसेस, पर्सन और प्लेस। अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? अभिप्रेरणा का जो द्विकारक सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? हर्ज़बर्ग के द्वारा। किसके द्वारा? हर्ज़बर्ग के द्वारा दिया गया। क्या था इसमें? इसी संगठन में व्यक्ति को दो कारक प्रभावित करते हैं, बाह्य कारक जो व्यक्ति की असंतुष्टि का कारण बनते हैं, और आंतरिक या अभिप्रेरणात्मक कारक जो व्यक्ति को संतुष्टि प्रदान करते हैं, जैसे पहचान। तो ये हर्ज़बर्ग का द्विकारक सिद्धांत। TQM का जनक किसे माना जाता है? TQM का जनक किसे माना जाता है? तो W. एडवर्ड्स डेमिंग को। W. एडवर्ड्स डेमिंग को। तो एडवर्ड्स डेमिंग के अनुसार TQM यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अर्थात कुल गुणवत्ता प्रबंधन संगठनात्मक संस्कृति निर्माण का एक मार्ग है, जो कि कौशलों के निरंतर सुधार, समूह कार्य प्रक्रिया, उत्पादन और सेवाओं की गुणवत्ता और उपभोक्ता से संतुष्टि के प्रति वचनबद्ध रहता है। तो ये TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। पर्यवेक्षण को रीढ़ की हड्डी किसने स्वीकार किया? तो जो पर्यवेक्षण है उसको रीढ़ की हड्डी किसने स्वीकार किया? तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने। किसने? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने माना। अब ये पर्यवेक्षण देखो, पर्यवेक्षण शब्द अंग्रेजी शब्द सुपरविजन का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है उच्च दृष्टि। अतः शैक्षिक पर्यवेक्षण से तात्पर्य ऐसी उच्च दृष्टि या सुनियोजित कार्यक्रम से है जिसे शिक्षण प्रक्रिया में उन्नति व प्रभावशीलता पाई जाती है। संस्थागत नियोजन के उद्देश्य नहीं है। संस्थागत जो नियोजन है उसके उद्देश्य नहीं है शैक्षिक संस्था की संरचना में सुधार करना है, संस्था की शिक्षण प्रक्रिया को उचित निर्देशन प्रदान करना है, शिक्षकों को नवीन विधियों और नवीन पहलुओं विचारों के विकास हेतु स्वतंत्रता प्रदान करना है, उपलब्ध संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग नहीं करना है। ये गलत है। अब देखो ऐसे प्रश्न आराम से एक ऑप्शन हमें मिल जाता है, पता लग जाता है टोटल। ठीक है, अब आ जाती है मैथ। अब रहेगी आपकी मैथ यानी गणित, रीजनिंग, हिंदी, अंग्रेजी और विज्ञान। इनके 5-5 प्रश्न है। ये आपको अभी रणजीत जी सर है वो पूरा कंप्लीट करवाएंगे। इसके अंदर पूरी इनकी थ्योरिकल इनको हल करके वगैरह सारे बताएंगे। मैंने आपको जो बाकी जीके के प्रश्न थे वगैरह सारे उपलब्ध करवा दिए। अब जो सेकंड टेस्ट होगा वो 27 जनवरी को होगा, तैयार रहना। उसमें आपका जो इतिहास का टॉपिक है, कंटेंट में जाके सिलेबस देख लो। इतिहास का 1857 की क्रांति, स्वतंत्रता आंदोलन, वो टॉपिक है। गुर्जर प्रतिहार है, यानी राजस्थान कार वगैरह सब दिए हुए। फिर आपको 2 दिन बाद टेस्ट देने के बाद अगले दिन रैंकिंग, फिर उसके बाद 2 दिन बाद वीडियो सॉल्यूशन करवाया जाता है। तो अब आपको सर इन सब के जितने भी क्वेश्चन है इनकी पूरी डिटेल आपको बताएंगे। तो उसको पढ़ा रहने दें। क्या प्रश्न है कि यदि 6 लगातार आने वाली प्राकृत संख्याओं का, प्राकृत संख्या लगातार नेचुरल नंबर है, 6 आ रहे हैं, पहली 3 संख्याओं का योगफल क्या है? 27 है, और दूसरी 3 संख्याओं का योगफल अपने को निकालना है। तो पहली 3 संख्याओं का योगफल दे रखा है, तो हम मान लो कोई भी प्राकृत संख्या और लगातार माननी है। इसका मतलब मान लो पहली संख्या मैं x मान लेता हूं, पहली संख्या x मान लेता हूं। पहली संख्या x है, और उसी प्रकार प्राकृत माननी है तो संख्याओं का योग करते जाएंगे। संख्याओं का योगफल दिया है तो पहली x है, तो दूसरी बताइए लगातार है तो 1 ज्यादा होगी, फिर तीसरी है तो 2 ज्यादा हो जाएंगी। तो मान लो पहली संख्या मान लो 6 है तो दूसरी 7, फिर तीसरी 8, इस प्रकार से एक एक बढ़ोतरी होती जाएगी। तो पहली संख्या x मानी है तो दूसरी क्या मान लूंगा? x + 1। और फिर 2 संख्याएं होगी, 3 संख्या बोली है तो तीसरी इस x से कितनी ज्यादा होगी? x + 1 यानी x + 2 हो जाएगी। या इससे 1 ज्यादा कर दो या इससे 2 ज्यादा कर दो, बात एक ही है। ठीक है, तो इनका योग कितना है भाई? 27 है। इनका योग आ जाएगा 27 है। और दूसरी 3 संख्याओं का योगफल अपने को निकालना है। तो सबसे पहले अपने कहां से नंबरिंग, कहां से ये जो गिनती है वो स्टार्ट हो रही है उसको निकाल लेंगे। चलिए आइए सभी का योग कर दो। बोलो x x x कितना हो चुका है? 3x हो चुका है, प्लस 1 और 2 3 हो चुके हैं, तो बराबर कितना आया? 27।
तो यहाँ देखिए 3 उधर चला जाएगा तो इधर बच जाएगा 24 घट जाएगा और इधर आ जाएगा 3x, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। तो मेरे को बताइए ये संख्या कहाँ से स्टार्ट होने वाली है। देखिए यहाँ पे ये संख्या स्टार्ट होने वाली है, x की वैल्यू कितनी रखोगे 8, फिर x+1 की कितनी हो जाएगी 9 और फिर x+2 की कितनी हो जाएगी 10। तो 8 9 10 ये लगातार हमें 3 क्रमागत संख्याएं मिल गई हैं, यानी 8 9 17 और 10 27। इसका मतलब पहली संख्या 8 9 10 है, तो दूसरी आगे लगातार 3 संख्या कौन सी हो जाएंगी 11 है प्लस 12 है प्लस 13 है। तो बताइए इनका योग कितना बनने वाला है हमारे सामने 11 12 13 10 10 20 और 5 और 6 36। तो इसका आंसर कितना बनेगा 36। तो हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर आया 36, यानी लगातार संख्या निकालनी थी और लगातार संख्या आगे वाली 3 क्रमागत या नेचुरल नंबर जो है वो हमारा योग कितना बनेगा 36 बन रहा है। ठीक है, तो आइए चलिए नेक्स्ट देखें। आगे वाला प्रश्न, दो अंकों की एक संख्या है तथा अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या में 27 का अंतर है। कोई दो अंकों की संख्या मान लो 2 अंकों की संख्या एक्स वाई है और इसको पलट दूंगा तो ये बन जाएगी वाई एक्स। तो हमारे को बताइए पलटने पर जो अंतर आया वो अंतर कितने का है 27 का है। पलटने पर जो अंतर आया वो अंतर कितने का 27 का है। यदि अंकों का योग 7 हो, ठीक है, इन दोनों को अंकों का योग यानी x प्लस वाई का मान कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए ना। तो मूल संख्या क्या होगी, तो सबसे पहले मेरे को बताइए दो संख्या है दोनों के अंकों का योग कितना रहना चाहिए 7 रहना चाहिए। तो बताओ अंकों का योग 7 किस में हो रहा है 5 और 3 8 हो रहा है इसमें तो ना, और इसमें कितना हो रहा है 8 हो रहा है, यहाँ कितना हो रहा है 7 हो रहा है और यहाँ भी कितना हो रहा है 7 हो रहा है। ये तो क्या है गलत है, क्योंकि उसने कहा है अंकों का योग कितना है 7, तो दोनों अंकों का योग यहाँ 7 7 बन रहा है, ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएंगे। आई कहानी समझ में। चलो आगे देखो, अब यहां से चेक करते हैं। अंकों की एक संख्या है तथा अंकों को पलटने से बनी संख्या में 27 का अंतर है। ठीक है, अंकों से बनने वाली अंकों के पलटने से जो संख्या बनेगी उसमें 27 का अंतर है। ठीक है, तो मान लो मैं संख्या मान लेता हूं, मान लो 27 है तो पहले 5 प्लस 3 कर लेता हूं। ठीक है, तो 5 और 3 8, इसका भी 8 बन रहा है, इसका भी 8 बन रहा है, इसका भी 8 बन रहा है, ये तो वैसे ही हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो ये भी 8 ही बन रहा है, तो ये 52 हो जाएगी संख्या। आप देख लो, चाहे 52 है। ठीक है, अंकों को पलट के अंतर लो, अंकों को पलट के अंतर लूंगा तो 25, अंकों को अंतर कितना आया देखो 12 7 और 2 27 का अंतर बन रहा है। तो ऐसे ऑप्शन से भी कर सकते थे, बिल्कुल सिंपल था ये। ठीक है भाई, सीधा देखो ऑप्शन में अंकों का योग कितना बनना चाहिए 7, तो यहाँ कितना बन रहा है 8, यहाँ भी कितना बन रहा है 8, यहाँ भी कितना बन रहा है 8, तो हमारा क्या है सीधा ही गलत हो जाएगा। ये इसका क्या बन रहा है 7 बन रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। अगर चेक करो तो वैसे कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसका आंसर 7 हो जाएगा, 52 हो जाएगा। चलिए, दो संख्याओं के बीच का अनुपात कितना है 3:5 है। यदि इन संख्याओं का लघुत्तम समाप्त करते यानी एलसीएम कितना दे रखा है 240, एलसीएम कितना दे रखा है 240, तो दोनों संख्याएं क्या होंगी, उसने कहा है कि अनुपात दे रखा है। जब भी कोई अनुपात दिया जाता ना तो इसका मतलब ये होता है जैसे 3:5 में कोई संख्या है तो ऐसा नहीं है कि संख्या ही 3 और 5 है। अनुपात का मतलब होता है इनके साथ कोई ना कोई कॉमन नंबर था जो कट गया, है ना। इनके साथ कोई ना कोई हो सकता है, ये 30 और 50 हो तो 0 0 कट गया, कॉमन नंबर हो वो कट जाता है। ठीक है, तो मान लो ये 3x है और दूसरी संख्या 5x है, ये देखो कॉमन नंबर मैंने लगा दिया अपनी तरफ से, जो होगा वो निकल जाएगा बाद में। इनका एलसीएम कितना है 240, तो दोनों संख्याएं क्या होगी तो आपको पता है। अच्छा 3x और 5x है तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा भाई x मान लो, है ना, जो कॉमन है मैक्सिमम वो x है। चलिए आइए, अब हम जानते हैं कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये फॉर्मूला सभी को पता है। यानी पहली और दूसरी संख्या को गुणा कर दो वो बराबर किसके होगा, इन्हीं संख्याओं के एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होगा, यानी लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य के बराबर होता है। पहली संख्या कितनी है 3x है, दूसरी संख्या कितनी है 5x है, बराबर एलसीएम कितना है भाई 240 और एचसीएफ कितना है x, एचसीएफ कितना है x। ठीक है, अब बताइए यहां पर कितना हो जाएगा 5 और 15x² बराबर, यह सीधा पढ़ा रहने दो एक बार। देखो x से x कैंसिल कर दूं तो इस वाले x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 240 बटा ये 3 नीचे आ जाएगा, x पढ़ाइए और 5 भी नीचे चला जाएगा, 3 इंटू 5, इसको काटोगे तो कितना बनेगा 80 और 16, तो आंसर आया 16। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16। अब बताओ संख्या कौन सी है, क्या 16 संख्या है, नहीं, x की वैल्यू यहाँ रखो, यहाँ रखोगे तो 16 थी 48 और यहाँ रखोगे तो ये आ जाएगा 80, तो 48 और 80 इसका सही आंसर है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आई कहानी दोनों संख्या प्राप्त हो गई है। ठीक है, चलिए
अब आगे बात करते हैं ए के किस मान के लिए संख्या दी गई है। ये कोई संख्या है भाई 33A1, ठीक है, ये कोई संख्या है। उसने पूछा किस मान के लिए ये 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो ये संख्या के कोई अंक है, ये संख्या के क्या है, कोई अंक दे रखे हैं, संख्या के कोई ना कोई अंक है, संख्या के कोई ना कोई अंक दे रखे हैं। ये 9 से विभाज्य है। 9 से विभाज्य होने का मतलब इन सभी के अंकों का योग कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। सभी के अंकों का योग कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। संख्या है 33A और यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो संख्या के अंकों का योग 9 आ गया, इसका मतलब संख्या 9 से क्या है, विभाजित है। तो बताइए अंकों का योग करोगे और 9 आना चाहिए। 9 आने का मतलब होता है कि इस a की वैल्यू हमें निकाल लेंगे। और a की वैल्यू कैसे निकलेगी, जैसे 3 + 3 + a + 1 बराबर 9। इसका मतलब इन सभी संख्या के अंकों का योग कितना बनना चाहिए, 9। अभी तो 9 से विभाज्य होगी, तो 3 और 3 6 और 1 7, तो a की वैल्यू a प्लस में कितना आ गया, 7 बराबर 9। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 9 - 7 = 2। तो हमारे पास ये आ गया 2, ठीक है। तो a का मान कितना आया, 2। तो a का मान 2 रख दोगे और 2 रख के फिर इसको विभाजित करोगे 9 से, तो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। तो इसका उत्तर आएगा 2। 3240 के गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। और गुणनखंडों का योग अगर ज्ञात करना है, यहाँ अभाज्य यानी कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है, उस स्थिति में अपने क्या करते हैं, इन सभी के गुणनखंड करेंगे और देखते हैं क्या बनने वाला है। तो यहाँ है 3240, तो 2 का भाग लगाओगे तो सबसे पहले बनेगा 1620, फिर 2 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा 810, फिर 2 का भाग लगाओगे तो कितने बनेगा 405, फिर 2 का भाग लगाओगे तो कितना बनेगा, 2 का लगेगा नहीं 3 का लगेगा, 3 का भाग लगाओ तो ये बनेगा 1, फिर 3 और फिर 5, फिर 3 का भाग लगाओगे तो ये बनेगा 4 और 5 15, तो ये हो जाएगा 5, फिर 5 का भाग लगाओगे तो यहाँ 15 आएगा, फिर 5 का लगाओगे तो यहाँ, सॉरी, 3 का भाग लगाएगा कितना आया 45, ठीक है। फिर 3 का लगाओगे तो कितना आएगा 15, फिर 3 का लगाओगे तो कितना आएगा 5, और फिर 5 का लगा दोगे तो क्या आएगा 1। तो ये हमारी क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो यहाँ पर लिख रहे हैं हम 2 की पावर कितनी आई, 1 2 3, तो 2 की पावर 3, फिर प्लस 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 प्लस फिर 5 की पावर कितनी आई 1। अब इनको, ये तो है अभाज्य गुणनखंड, यहाँ बीच में मैं क्या लगा सकता हूँ, क्रॉस लगा सकता हूँ। देखो बीच में क्रॉस लगा सकता हूँ मैं। ये सभी क्या है, गुणनखंड है। तो इन गुणनखंडों का अभाज्य नहीं निकालने, कुल गुणनखंड निकालने। कुल गुणनखंड निकालने का एक तरीका होता है कि आप प्लस करते जाइए, किसी भी कोई भी संख्या की पावर है तो उसको 0 से स्टार्ट करते हुए प्लस करते जाइए। बोलो 3 है तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट करूंगा, फिर 2 की पावर 1 लगाऊंगा, फिर 2 की पावर कितनी लगाऊंगा 2, फिर प्लस 2 की पावर कितनी लगाऊंगा 3। तो यहां तक रुकिए, फिर 3 को स्टार्ट करेंगे 0 से, 3 की पावर 0, फिर 3 की पावर 1, फिर 3 की पावर 2, फिर 3 की पावर 3, फिर 3 की पावर 4, ये हो गया। फिर 5 की को भी ऐसे ही करेंगे, 5 की पावर 0, फिर 5 की पावर 1, बीच में आएगा प्लस 5 की पावर 1, ठीक है। तो आइए अब इन सभी का योग कर ले, और योग करने पे बताओ कितना बनेगा। यहाँ आया 1 प्लस कितना आया 2, 1 प्लस 2, 2 की पावर कितनी आई 4, फिर 2 की पावर 3 कितनी होती है 8, फिर 3 की पावर 1, ये 3 की पावर 0, किसी भी संख्या की पावर 0 होने का मतलब 1 होता है, 0 नहीं होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो 3 की पावर 0 यानी 1, फिर 3 की पावर 1 यानी 3, फिर 3 की पावर 2 यानी 9, फिर 3 की पावर 3 यानी 27, और 3 की पावर 4 यानी 81, ठीक है। 5 की पावर 0 का मतलब 1, और 5 की पावर 1 का मतलब 1, ठीक है। अब इन सभी का योग कर लो, योग करोगे तो यानी कि आपस में मल्टीप्लाई करना है, 12 12 2 14 और 1 15, तो ऊपर वाली हो गई है 15, ठीक है। इनका योग करोगे, इनका योग करोगे तो ये बनेगा 27 और 81, 9 और 3 और 1 13, 27 81 13 40, 81 और 40, 5 8 4 12, 125, 125, है, और 5 और 1 6, ठीक है। तो इन सभी का आपस में कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर कितना हमने 125 इंटू 15 इंटू 6, अब आ रहा है आंसर कितना, देख लो।
इंटू 6, ठीक है, 1 मिनट, 3 और ये हो गए 8 4 12 और 3 15 और ये हो गए 6, इनका योग करना 4 और 40 और 81, 121, 121, ठीक है, अब आएगा उत्तर 121। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो अपना जो उत्तर बनने वाला है वो 10,890 बनने वाला है। ठीक है, 121। अगर इसी स्थिति में अभाज्य गुणनखंडों का करते तो अपने ऐसा तामा जामा नहीं करना था, अपने को सीधा क्या करना है, सभी का योग करना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड निकालने हो तो सभी का योग करना है, और कुल गुणनखंड निकालने तो इस प्रकार से करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो अपने 121 इंटू 15 इंटू 6 करोगे तो 10,890 आएगा, तो यही हमारा आंसर बनने वाला है। परमाणु संख्या 29 किससे, ये साइंस के क्वेश्चन आ गए हैं। परमाणु संख्या 29 किससे संबंधित है, परमाणु संख्या 29 किससे संबंधित है भाई। परमाणु संख्या 29 आपको पता है किसकी होती है, कॉपर की होती है। किसकी होती है, कॉपर की। 1 से लेकर 30 तक तो सभी को याद रहती है, नॉर्मल सी साइंस है। तो 29 किसका होता है भाई, कॉपर का होता है। और कॉपर यानी तांबा, और कॉपर आपको पता है संक्रमण तत्व होता है। और संक्रमण तत्व किस में आता है, संक्रमण तत्व कौन से ब्लॉक में आते हैं, कौन से ब्लॉक में आते हैं, संक्रमण तत्व डी ब्लॉक में आते हैं। ठीक है, तो इसी से संक्रमण ब्लॉक कहते हैं, डी ब्लॉक वाले तत्व हैं ये सारे, है ना। तो आपको पता है 21 वाली लाइन पूरी स्टार्ट होती है डी ब्लॉक से, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये परमाणु किससे संबंधित है, परमाणु तत्व कौन से, डी ब्लॉक से संबंधित है, संक्रमण तत्व है कॉपर। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी एक अजीब से तरीके का है, यानी कि थोड़ा सा अपवाद स्वरूप है। ये बढ़ते हुए क्रम में एसबीडीपीएम बाटा कॉपर और क्रोमियम दोनों का परमाणु क्रमांक 29 से 24 है और डी ब्लॉक के संबंधित है, इसकी व्याख्या की गई है ओबो नियम की सहायता से। 3 नियम होते हैं, पावली का, ओबो का, और एक होता है N+L रूल भी होता है। ठीक है, अधिकतम द्रव्यमान किसका है, अधिकतम द्रव्यमान किसका होता है भाई। अधिकतम द्रव्यमान देखिए इसका होता है 10 की पावर -31 है, वैसे ही चेक कर लो 10 की पावर -31 है, यानी कम होगा। इन दोनों के 10 की पावर -24 बनते हैं, 10 की पावर -24 बनते हैं। तो ये सेम आ गए, सेम आ गए। तो बताओ आगे क्या होता है, इसके होता है एक 1.672 और इसका होता है 1.674। तो न्यूट्रॉन का क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है। वैसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है, सेम ही होता है, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज्यादा रखता है। अपने थोड़ा सा आगे की तरफ और संख्या को चेक करेंगे तो उसके बाद में ये देखिए एएमयू में निकाल रखा है इसने, एएमयू एटॉमिक मास यूनिट में निकाल रखा है इसने। यहाँ से भी पता लग रहा है कि न्यूट्रॉन का कितना है, ज्यादा है, 1.867 होता है। ठीक है, चलिए एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं। 3 आधारभूत किसी भी परमाणु के मूलभूत कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये रहा बी ऑप्शन। उसके बाद ये प्रोटॉन की संख्या समान किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न वाले हों। तो भाई प्रोटॉन की संख्या समान है, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न है। प्रोटॉन की संख्या समान होने का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न हो सकती है, कोई जरूरी है समान होना, समान भी हो सकती है भिन्न भी हो सकती है। लेकिन प्रोटॉन की संख्या समान है, इसका मतलब क्या समान है भाई, परमाणु क्रमांक समान है। और परमाणु क्रमांक समान है इसका मतलब क्या हो गया, उसका रोल नंबर समान है। और रोल नंबर समान है इसका मतलब स्थान समान है। और स्थान समान है इसका मतलब क्या है, समस्थानिक होता है। क्या हुआ, समस्थानिक। चलिए आगे देखें, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होगी, आ गया ना बात। परमाणु संख्या समान है, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो वो समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, परमाणु का द्रव्यमान सिद्धांत किसने किया, छोटे छोटे कणों से मिलकर परमाणु बना होता है, ये सबसे पहले डाल्टन ने बताया था। किसने बताया था भाई, डाल्टन ने। एवोगैड्रो का यहाँ कोई रोल नहीं है। न्यूटन ने एक अलग बात कही थी, न्यूटन के बलगतिकी के नियम में पास्कल दाब से संबंधित आता है ना, तो ये बातें। चलिए, तो ये है परमाणु का द्रव्यमान सिद्धांत, डाल्टन ने प्रतिपादित किया। उसके अनुसार पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। पित्र प्लस अनुमति की सही संधि होगी, तो पित्र प्लस अनुमति की सही संधि करोगे तो यहाँ पर देखो संधि किन किन के बीच में हो रही है, पित्र धन अनुमति, पित्र धन अनुमति। यहाँ संधि होगी किसके बीच में, इधर से री ऋषि और इधर से ए। और जब भी री ऋषि और ए का मेल होता है तो वहां पर बनता है कौन सा, रे। ये कौन सी संधि में बनता है, यण संधि में बनता है। कौन सी संधि में बनता है, यण संधि में बनता है। तो बना दीजिए, बताइए यहाँ पर क्या होगा, पी तय आधा, री ऋषि तो संधि कर चुकी है, ए भी संधि कर चुका है, तो ए को दोबारा लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि यण संधि में विषम स्वर सेम का सेम रहता है। और यहाँ क्या आएगा, रे आधा। अब सभी को जोड़ोगे तो यहाँ पर संधि विच्छेद पित्र पितृनुमति बनेगा। संधि विच्छेद नहीं, दोनों शब्दों को जोड़ोगे तो यहाँ पर पितृनुमति बनेगा। और पितृनुमति यानी बी ऑप्शन। ठीक है, जोड़ के देख लो, चाहे तय और रे, आधा त्रय और रे पूरा त्रय, और आगे तो सेम का सेम है ही है। ठीक है, व्यंजन संधि से निर्मित शब्द नहीं है, व्यंजन संधि से, ये व्यंजन संधि से निर्मित शब्द है। यहाँ जो व्यंजन संधि का नियम नंबर पहला लगेगा, पहला ही नियम है, दिक प्लस अंबर से बनता है क्या, दिगंबर। ठीक है, यहाँ उत धन नति से बनी है ये दूसरा नियम, 2 पंचमा एक साथ आए, है ना।
तो ये वाला वो वाला नियम लग गया। उत धन अति से बना है, ये भी व्यंजन संधि है। अच्छा, वागीश वाणी की देवी यानी सरस्वती का पर्यायवाची है, वाक धन ईश से बना है, ठीक है, तो ये वागीश बना है, ये भी व्यंजन संधि है। रविंदर, अब रविंदर नाम है, बड़ी ई की मात्रा है और यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा टूट जाएगी रवि धन इंद्र में, और ई छोटा और ई छोटा यानी दोनों के मिलने से बड़ा ई बनेगा, कौन सी संधि में? दीर्घ स्वर संधि में। तो ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। तो यही है स्वर संधि, बाकी सभी में क्या है? व्यंजन। उसने पूछा व्यंजन से निर्मित कौन सा शब्द नहीं है, तो रविंदर दीर्घ संधि से निर्मित शब्द है, व्यंजन से नहीं। संधि से निर्मित शब्द, सही शब्द की पहचान करनी है, और सही शब्द देखिए दीप्त प्लस उपल। उपल, उपल क्या होता है? भी उपल होते हैं पत्थर, यहाँ उत्पल आना था पहली बात। दूसरी बात, इसको अगर संधि विच्छेद कर भी दोगे तो ए और ऊ के मिलने से ओ बनेगा, दो मात्राओं वाला कभी नहीं बनेगा, एक मात्रा वाला बनेगा। अगर आप इस शब्द को बनाओ तो ये बनेगा दीपोत्पल, ऐसे बनना चाहिए ना, ठीक है। चलिए आगे आइए। अभी धन अंतर, तो यहां से ई और ए के मेल से क्या बनता है? ई और ए के मेल से व्यंजन संधि में यह बनता है, तो ये बनेगा अभ्यंतर। और अभ्यंतर का मतलब होता है क्या? यह क्या आएगा? आ पूरा, और भय क्या आएगा? आधा, यानी या नहीं आएगा, या आएगा तो आंतर बनेगा, ये गलत हो जाएगी। यण संधि सीधा कहती है कि जिस जो मेरे साथ स्वर है वही बाहर आता है, विकृति के साथ यह के साथ ए का स्वर है तो यही बाहर आएगा, ये भी गलत, ये भी गलत। अब आ जाओ, अभिधन इष्ट, छोटी ई और छोटी ई मिलकर बड़ी ई बनाते हैं, अभिष्ट बड़ा होता है, ये गलत है भाई, ठीक है। महाधन ऐश्वर्य, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, ये बिल्कुल सही है, महाधन ऐश्वर्य। और आपको पता है ऐश्वर्य के दो मात्रा आती हैं, और दीर्घ संधि सॉरी वृद्धि संधि में कितनी मात्राएं आएंगी? दो मात्राएं आएंगी, ठीक है। तो ये वृद्धि संधि का उदाहरण है, दीर्घ का नहीं है, सॉरी। तो ये महाधन ऐश्वर्य, यही सही है हमारा उत्तर। उसने सही शब्द पूछा है तो यही सही बना हुआ है। चलिए यहाँ देखिए, संधि विच्छेद अशुद्ध है, अशुद्ध चेक करना है। अशुद्ध चेक करोगे तो बताइए, यहाँ पर कदा, कदा प्लस अभी सही है। अच्छा, जगत यहाँ पे तय क्या आएगा? आधा, तो ये क्या है? गलत है। जगत जननी, ये जगत संसार की बात कर रहा है और उसमें तय क्या होता है? आधा। चित्त धन आनंद, बिल्कुल सही है, व्यंजन संधि है। वीर धन अंगना, ये दीर्घ संधि है, बिल्कुल सही है, वीरांगना बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर जो हो जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? जग जननी, ये अशुद्ध शब्द है, ठीक है। आई विश आई टाइपिंग, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स है, ये करेक्ट फॉर्म है, इंग्लिश के हैं, ठीक है। तो इसमें आई विश आई टाइपिंग का मतलब होता है आई विश आई न्यू टाइपिंग, ठीक है। मैं जानता हूँ टाइपिंग करना, कुछ इस प्रकार से बनेगा। चलिए आगे आइए। यहाँ आ रहा है करेक्ट टेंस एंड फिल इन द ब्लैंक, हेयर द इंडिगो, तो यहाँ आएगा कम्स, हेयर कम्स द इंडिगो, ठीक है। चलिए, द रेडियो सिंस 7 AM आई विश समवन वुड टर्न इट ऑफ, ठीक है। तो यहाँ आएगा रेडियो सिंस 7 AM आई विश समवन वुड टर्न इट ऑफ। तो यहाँ पर हैज बीन प्लेइंग आएगा इसका उत्तर, ठीक है, हैज बीन प्लेइंग। चलिए आगे, दे लुकिंग, तो यहाँ आएगा हैव बीन लुकिंग, ING फॉर्म यानी हैव बीन लुकिंग, ठीक है। ऑर्फन सिंस 2980, ठीक है, 1980। चलिए आगे देखिए, कैटल, कैटल एक समूह होता है, ठीक है, और समूह के लिए हम आर का प्रयोग करते हैं, यानी प्लूरल नाउन आएगी, आर ड्राइवन ऑल ओवर द फील्ड्स। निम्न में से कौन सा अन्य से भिन्न है? अन्य से भिन्न होने का मतलब देख लो, अन्य से भिन्न होगा शंकु है, वृत्त है, त्रिभुज है या वर्ग है। तो अन्य से भिन्न पता करने के लिए अपने को यहाँ पर क्षेत्रफल वगैरह के सूत्र नहीं पता होने चाहिए, अपने को थोड़ी सी इनकी 3D पता होनी चाहिए, 2D पता होनी चाहिए। तो आपको पता है वर्ग जो होता है वो 2D होता है, यानी द्विमीय आकृति में होता है, और त्रिभुज जो होता है ये भी द्विमीय आकृति होती है, वृत्त जो होती है ये भी, सर्कल जो होता है द्विमीय आकृति में रहता है। आप देख लो, त्रिभुज बनाओगे द्विमीय आकृति में, वर्ग बनाओगे द्विमीय आकृति में, और वृत्त बनाओगे वो भी सर्कल द्विमीय आकृति में। लेकिन शंकु जैसे ही बनाना है तो शंकु के लिए आकृति कैसी होनी चाहिए? 3D होनी चाहिए ना, कौन खाया वो 3D आकृति में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर शंकु ही क्या है? अन्य से भिन्न है। चलिए यहाँ आइए, विषम का पता करें, विषम का पता करें, विषम का पता करना है, विषम का पता करना है जो अन्य से भिन्न है। चलिए अन्य से भिन्न है तो बताइए मेरे को, D22R, तो डी कितने पे आता है? 4 पे, और बीच में है क्या? 22, और आर कितने पे आता है? 18 पे। तो देखिए दोनों का योग कितना बन रहा है? 22 बन रहा है, यही शायद होना चाहिए इसमें। चलिए इसको चेक करते हैं, ये कितने? V22 पे, बीच में है 24 और इधर है B2 पे, तो 22 और 2 24, ये भी सही बन रहा है। T20 यानी 20 20 पे आएगा, और बीच में आता है 36, और P रानी 16 पे आती है, ठीक है। चलिए अब देखिए,
ये कितना है 16 यहाँ पे, तो 20 और 16 कितने हो गए 36, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अच्छा इसको चेक करो, जी कितने पे आता है 7 पे, एम कितने पे आता है 13 पे, और बीच में है 29, तो ये 20 ही बन रहा है, 29 नहीं बन रहा है, यही क्या है विषम है। ठीक है, ये इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए शब्द युगम दिए गए हैं जिनमें किसी एक रूप में एक जैसे हैं और एक भिन्न है, जो भिन्न है उसका चयन करें। भाई भिन्न कौन से हैं? शांत और शांति का मतलब एक ही होता है, खोट और दोष कहानी का मतलब एक ही है, खोट का मतलब वही, दोष का मतलब वही गलती। ठंडा और शीतल का मतलब आपको पता ही है, एक ही बात है ठंडा और शीतल। गहरा और उथला, गहरा और उथला ये बातें अलग अलग हैं, ये क्या है एक दूसरे के विलोम है, एक चीज गहरी होती है एक उथली होती है। ठीक है, तो यही इसका सही आंसर है, यही विषम है इनमें से, बाकी सभी का आंसर क्या है सेम ही है। निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात करो। अब लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, हमारे सामने सीरीज है 10 की, 6 की, 10 की, फिर 18 की, फिर 34 की, फिर 66 की। तो अंतर देख लो कितना है, यहाँ कितना है 4 का अंतर है, यहाँ कितना है 8 का अंतर है, यहाँ कितना है 12 और 4 16 का अंतर है, यहाँ कितना है भाई 32 का अंतर है। तो देख लो 4 का डबल कितना हो गया 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32 और 32 का डबल कितना हो जाएगा 64। तो आगे 64 आना चाहिए, 64 66 24 124 130। ठीक है, तो यही आपका क्या होगा उत्तर होगा। आगे का नहीं समझ में क्या, सीरीज चेक कर लो नीचे वाली, अगर सीरीज फिर भी नहीं मिली तो उसके नेक्स्ट वाली सीरीज चेक कर लिया करो। सीरीज नहीं चेक करनी होती, कई बार क्या होता है वर्गमूल घनमूल इस प्रकार भी देखना पड़ता है, तो हमारे कुछ ये सीधा सा पड़ा था इसलिए हमने टिक कर दिया। चलिए ये देखिए एक विशेष श्रेणी में लगाए गए हैं इनको, के जे एल एम आई एन एच ओ जी पी, एक एक छोड़ के पढ़ो, के जे आई एच जी, अच्छा उल्टे पढ़ो, जी एच आई जे के, बन रही है कि नहीं बन रही, तो यहाँ क्या आएगा फिर? अच्छा इनको ऐसे पढ़ो, एल एम एन ओ पी। ठीक है, आगे जो आएगा उसको देखेंगे, पहले इसको निकालो, यहाँ क्या आएगा एफ, तो जी एफ, तो एफ जी एच आई, तो एफ आएगा इसका आंसर। समझ गए? आगे और पता करना होता तो इसका आगे वाला क्या हो जाता, क्यू हो जाता। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे हिंदी के, इंग्लिश के, ठीक है, साइंस के, मैथ के, जो मैंने करवा दिए हैं। अब जो ये स्कूल व्याख्याता की जो अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है नाना क्लासेज ऐप पे, ठीक है, ये आगे वाला टेस्ट एक हो गया है, आगे वाला टेस्ट होगा 27 जनवरी को। ठीक है, 27 जनवरी को आगे वाला टेस्ट होने वाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देके प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, हमारे सभी क्वेश्चन सोल्यूशन करवा दिए हैं हमने। ठीक है, धन्यवाद इसके लिए।